हेलो एवरीवन, मैं हूं मनदीप अग्रवाल। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर वर्क एनर्जी पावर के अगले टॉपिक को। एंड हमारे अगले टॉपिक का नाम है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूजफुल लॉ। आप इस लॉ का एप्लीकेशन फिजिक्स के अदर चैप्टर्स में कई बार देखेंगे। आपको फिजिक्स के अदर चैप्टर्स में इस लॉ की जरूरत बार बार होती रहेगी और इसीलिए आपका इस लॉ को समझना काफी इंपॉर्टेंट है, काफी जरूरी है। मैं आज की क्लास में आपको काफी डिटेल में इस लॉ के बारे में समझाऊंगा, इस पे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करवाऊंगा, जिसके बाद आपका इस लॉ की तरफ कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा और आप इस लॉ के एप्लीकेशन की तरफ पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। आपको एकदम आखिरी तक क्लास अटेंड करनी है और एकदम अच्छे ढंग से सीखना है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हम मैकेनिकल एनर्जी किसे कहते हैं। तो किसी भी सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी उस सिस्टम के काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के सम को कहते हैं। अगर हमारे पास सपोज एक सिस्टम है जिसमें मिनिमम 2 बॉडीज हैं या फिर 2 से ज्यादा बॉडीज हैं, तब उस केस में उस सिस्टम के टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होगा, उसी सम को हम कहते हैं सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी। किसी भी सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी उस सिस्टम में शामिल हर बॉडीज की काइनेटिक एनर्जी का सम एंड पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर होता है। और ये बात मैंने यहां लिख दी है, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड इट्स मैकेनिकल एनर्जी। काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी के सम को हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। और इसी के कंजर्वेशन को लेकर के हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में फोर्सेस की 2 कैटेगरीज बताई थी और उन कैटेगरीज के बारे में हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया था। हमने उन 2 कैटेगरीज के नाम रखे थे कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। हमने कहा था कि किसी भी फोर्स का एनर्जी की तरफ बिहेवियर को लेकर के, कि वो किस तरह से एनर्जी को यूज कर रहा है, इस बात को लेकर के हम एनर्जी के एप्लीकेशन को ध्यान में रखते हुए फोर्सेस की 2 कैटेगरीज कर सकते हैं। फोर्सेस को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहली कैटेगरी थी कंजर्वेटिव फोर्सेस की एंड दूसरी कैटेगरी थी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की। कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में मैंने आपको यह कहा था कि इन फोर्सेस के द्वारा जब भी वर्क होता है, जब भी किसी सिस्टम में शामिल होकर के ये वर्क करते हैं, तब वो सिस्टम के एनर्जी में किसी तरह का बदलाव नहीं करते, सिस्टम की टोटल एनर्जी को किसी भी तरह से डिसिपेट नहीं करते, सिस्टम की टोटल एनर्जी को कंजर्व्ड रखने का काम करते हैं। मतलब वो सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी को बदलने नहीं देते। मैंने कहा था कि अगर मान लेते सिस्टम में शामिल कंजर्वेटिव फोर्सेस नेगेटिव वर्क करते हैं, तो नेगेटिव वर्क करके वो क्या करेंगे, उस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज करेंगे, कम करेंगे। तो जो डिक्रीमेंटेड काइनेटिक एनर्जी होगी वो जाती कहां पर है? तब हमने कहा था कि कंजर्वेटिव फोर्सेस उस डिक्रीमेंटेड वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी को स्टोर कर लेंगे इन अ फॉर्म कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। नेगेटिव वर्क करने के दौरान कंजर्वेटिव फोर्सेस ने जितनी भी काइनेटिक एनर्जी को कम किया था सिस्टम के, वो डिक्रीमेंटेड वैल्यू सिस्टम से बाहर जाने नहीं देते, वो सिस्टम के पास ही स्टोर रखते हैं इन अ न्यू फॉर्म कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। और जब वो काइनेटिक एनर्जी को कम करते हैं, तो जितना कम करते हैं ठीक उतना ही वो पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस का सिस्टम पे होने वाला वर्क पॉजिटिव रहा, तब क्या होगा? तब वो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाते हैं। तो सिस्टम के पास जो भी काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीमेंट होता है, ये इंक्रीमेंटेड वैल्यू आती कहां से है? तब हम कहते हैं कि उन्होंने जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर किया था सिस्टम में, उसी को वो यूज करके, उसी को वो वापस कन्वर्ट करके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। और बिहेवियर कुछ इस तरह से होता है कंजर्वेटिव फोर्सेस का कि जितना काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीमेंट आएगा, उतना ही पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट आता है। जितना काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट आएगा, उतना ही पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीमेंट आता है। सच दैट जो टोटल एनर्जी होती है, जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है सिस्टम की, उसमें कोई बदलाव नहीं आता, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्सेस सिस्टम की एनर्जी को सिस्टम के पास बनाए रखते हैं और सिस्टम के बाहर जाने नहीं देते। बट वहीं पर जब हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात करते हैं, तो ये नॉन कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं।
ये सिस्टम की एनर्जी को जमा नहीं करते, खर्च करते हैं, डिसिपेट करते हैं, और डिसिपेट करके सिस्टम की एनर्जी को सिस्टम के बाहर सराउंडिंग की तरफ ट्रांसफर कर देते हैं, सराउंडिंग की तरफ भेज देते हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस अगर सिस्टम में नेगेटिव वर्क करेंगे तो सिस्टम की जितनी भी काइनेटिक एनर्जी को वो कम करने वाले हैं, जो भी काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीमेंट आएगा उस डिक्रीमेंटेड वैल्यू को वो सिस्टम के बाहर इन द फॉर्म ऑफ साउंड एनर्जी और हीट एनर्जी ट्रांसमिट कर देते हैं। और एक बार एनर्जी सिस्टम के बाहर चली जाए तो वो बाहर गई एनर्जी वापस से नहीं लौटती, वो एनर्जी सिस्टम के लिए परमानेंट डिक्रीमेंटेड वैल्यू होती है, उस सिस्टम का परमानेंट लॉस होता है क्योंकि वो एनर्जी अब सिस्टम से बाहर जा चुकी होती है। और हम कहते हैं कि जब भी किसी भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का किसी सिस्टम पे वर्क होता है तब वो सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी में बदलाव करते हैं, सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी को बदल देते हैं, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को बदल देते हैं, और इसी कारण हम उन फोर्सेस को नॉन कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स कहते हैं। कंजर्वेटिव नेचर में मैंने आपको एग्जांपल दिए थे ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के ऊपर मैंने आपको एग्जांपल दिया था टेंशन इन ए स्ट्रिंग, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। ये हमारे नॉन कंजर्वेटिव नेचर के फोर्सेस कहलाते हैं। और इस तरह से हमने कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में काफी डिटेल में समझा था। इसके अलावा एक फोर्स और हो सकता है जो सिस्टम पे बाहर से एक्ट करे, जो सिस्टम का फोर्स नहीं है। सिस्टम पे अगर मान लो कोई फोर्स एक्सटर्नली एक्ट कर रहा है तब उस फोर्स को हम कहते हैं एक्सटर्नल फोर्स। सिस्टम के अंदर जनरेटेड हर फोर्स को हम कहेंगे इंटरनल फोर्स। लेकिन अगर कोई फोर्स सिस्टम के बाहर से एक्ट किया है, सिस्टम के बाहर कोई बॉडी थी मान लो जिसने सिस्टम पे एक फोर्स अप्लाई कर दिया, तब उस फोर्स को हम कहेंगे एक्सटर्नल फोर्स। और अगर किसी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स का वर्क है तब वह फोर्स सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी को बदल सकता है। कैसे? तब हम कहते हैं कि अगर एक्सटर्नल फोर्स ने सिस्टम पे पॉजिटिव वर्क कर दिया तो हम जानते हैं कि पॉजिटिव वर्क होने से क्या होता है, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट आता है। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे पॉजिटिव वर्क कर बैठा तो वो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देगा, और अगर एक्सटर्नल फोर्स नेगेटिव वर्क कर बैठे तो तब वो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को कम कर देगा, और दोनों ही सूरतों पे सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी बदल जाएगी। यस और नो? लेकिन अगर मान लेते कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे वर्क न करे तो क्या एक्सटर्नल फोर्स की वजह से सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी बदलेगी? देन द आंसर विल बी नो, क्योंकि जब फोर्स ही नहीं है, जब उसने कोई वर्क ही नहीं किया, तब कहां से वो बदलेगा? और अगर मान लेते सिस्टम के इंटरनल फोर्सेस में जो नॉन कंजर्वेटिव नेचर के फोर्सेस हैं वो भी वर्क न करें तो वो भी सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी को नहीं बदल पाएंगे, वो भी सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी को सिस्टम के बाहर ट्रांसमिट नहीं कर पाएंगे। तब हम कहते हैं कि सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी में बदलाव नहीं आना चाहिए। वहां पर अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस ही वर्क करें, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क हो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क न करें, एक्सटर्नल फोर्स वर्क न करें, तो किसी भी कीमत पे सिस्टम के मैकेनिकल एनर्जी में बदलाव नहीं आ सकेगा, सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी नहीं बदल पाएगी। हाँ, कंजर्वेटिव फोर्सेस खाली अगर एक्ट करके वर्क करें तो काइनेटिक एनर्जी बदल सकती है, पोटेंशियल एनर्जी भी बदल सकती है, बट दोनों का सम नहीं बदलेगा। किस कंडीशन में? अगर मैं कहता हूं जब किसी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क ना हो, अगर सिस्टम पे कोई नॉन कंजर्वेटिव नेचर वाला फोर्स वर्क न करे और कोई एक्सटर्नल फोर्स भी वर्क न करे, तब सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कैसे बदलेगी? बदल ही नहीं सकती ना, क्योंकि वो तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स था जो वर्क करके सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को डिसिपेट करके बाहर भेज रहा था, वो तो वर्क किया नहीं। कोई एक्सटर्नल फोर्स हो सकता था जो सिस्टम में एनर्जी डाल दे या फिर निकाल दे, बट वो भी वर्क नहीं कर रहा, तब तो सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कैसे बदलेगी? नहीं बदल सकती। एक बात यहां पर और आपको मैं गौर करके समझाना चाहता हूं कि मैं ये नहीं कह रहा कि सिस्टम में नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं होने चाहिए, वो रह सकते हैं, वो हों, काम ना करें, वो वर्क ना करें। मैं फिर से कहता हूं मेरी बात को, मेरे इस लॉ को समझाने के दौरान मैंने एक बार भी आपसे ये नहीं कहा
कि सिस्टम में कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होना चाहिए। सिस्टम में नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हो सकते हैं, उनका प्रेजेंस हो सकता है, बट वो वर्क नहीं करने चाहिए, क्योंकि जब वर्क करेंगे तभी जाकर के एनर्जी को सिस्टम के बाहर ट्रांसमिट करेंगे। रहें बट वर्क ना करें, क्योंकि वर्क करने के बाद ही मैकेनिकल एनर्जी में बदलाव आना चालू होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क नहीं होना चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क नहीं होना चाहिए, और तब जाकर के सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी नहीं बदल पाएगी, नहीं बदल पाएगी, नहीं बदल पाएगी। और इसी लॉ को हम कहते हैं द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। और मेरी इन बातों को मैंने यहां पर बोर्ड पे पहले लिख दिया है, जो कि है द लॉ स्टेट्स दैट इफ वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्सेस, मतलब सिस्टम में शामिल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन अ सिस्टम इज जीरो। अगर किसी सिस्टम पे नॉन कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्सेस का या किसी भी एक्सटर्नल फोर्स का वर्क न हो and only conservative internal forces operate between the parts of the system, the total mechanical energy of the system remains constant. सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी नहीं बदलेगी। और मैंने काफी कोशिश की है आपको इस लॉ के डेप्थ को समझाने के लिए, इस लॉ के कोर कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, और मैं बिल्कुल उम्मीद कर रहा हूं कि आपको इस लॉ के बारे में अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए इस बात को मैंने यहां मैथमेटिकली भी लिख दिया है। इफ वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज जीरो एंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस इज जीरो, देन E2 that is final mechanical energy equals to E1 that is initial mechanical energy। हम मैकेनिकल एनर्जी को सिंबल E से शो कर रहे हैं, विच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी K प्लस पोटेंशियल एनर्जी U। और इसीलिए इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं K1 प्लस U1 इक्वल टू K2 प्लस U2, जहां पर K1 हो गया हमारी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, U1 हो गई हमारी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, K2 हो गई हमारी फाइनल काइनेटिक एनर्जी, एंड U2 हो गया हमारी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। सो K1 प्लस U1 हो जाएगी हमारी इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, K2 प्लस U2 हो जाएगी हमारी फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, और इस तरह से यहां पर हमारी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी, इसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं आएगा। तो यहां पर जो जो भी कारण थे जिनके कारण सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी में बदलाव आ सकता था, सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी बदल सकती थी, हमने उन सभी कारणों को यहां पे हटा दिया है। किन किन कारणों से सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी बदल सकती थी? तब हम कहते हैं कि अगर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करता तो सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी को बदल सकता था, जो यहां पर नहीं करेगा वर्क। कोई अगर एक्सटर्नल फोर्स होता जो वर्क करता, तब वो भी सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी को बदल सकता था, जो यहां पर वर्क नहीं कर रहा। और इस तरह से यहां पर हम कहते हैं कि हर वो फैक्टर यहां पर नहीं है जो सिस्टम के मैकेनिकल एनर्जी में बदलाव ला सकते थे, और इसीलिए यहां पर मैकेनिकल एनर्जी में कोई बदलाव नहीं आएगा। कंजर्वेटिव फोर्सेस कभी भी सिस्टम के मैकेनिकल एनर्जी को नहीं बदल सकते। वो काइनेटिक को कम करके पोटेंशियल बढ़ा देंगे, काइनेटिक को बढ़ा के पोटेंशियल कम कर देंगे, बट उनके सम को नहीं बदल सकते। और इसी तरह से हम डिफाइन करते हैं द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो अगर आप किसी सवाल को सॉल्व करने के दौरान इन कंडीशंस को फुलफिल होता हुआ देखो, तब वहां पर आप सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी को कांस्टेंट कर देना, कंजर्व्ड कर देना, इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना। नाउ आगे बढ़ते हैं। अगर मान लेते कि किसी सिस्टम में एक्सटर्नल एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का मान लो वर्क हो रहा है, अगर वो वर्क कर रहे हैं, तब उनके वर्क के सम को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? तब हम कहते हैं कि क्योंकि एक्सटर्नल एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस सिस्टम के मैकेनिकल एनर्जी को बदल सकते हैं या फिर बदलते हैं, तब हम कहते हैं दैट वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव एंड एक्सटर्नल फोर्सेस का जो सम होगा दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी तब बदल सकती है जब इन दोनों में से कोई एक या फिर दोनों वर्क करें। तो हम कहते हैं दैट द वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस द वर्क डन बाय एक्सटर्नल इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। हो सकता है कि किसी सवाल में नॉन कंजर्वेटिव वर्क न करें, खाली एक्सटर्नल वर्क करें,
या किसी सवाल में ऐसा भी हो सकता है कि एक्सटर्नल फोर्सेस के लिए वर्क ना हो रहा हो, सिर्फ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क करें, तब भी आप इस एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हैं। उस केस में जिसका भी वर्क नहीं हो रहा उसके वर्क को आप जीरो ले लेना। और इसी बात को यहां पर मैंने स्टेटमेंट के फॉर्म में भी लिख दिया है, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्सेस एंड एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। बिल्कुल आप याद रखिए कि यही वो दो फोर्सेस हैं जिनके लिए वर्क होने के दौरान सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी में बदलाव आ सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैंने आपके सामने दो एग्जाम्पल्स रखे हैं, जिन एग्जाम्पल्स के थ्रू आप बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ जाएंगे कि किन सिचुएशंस में सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी नहीं बदलती। जिसमें मेरा पहला एग्जाम्पल है, द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज कांस्टेंट इफ एयर फ्रिक्शन इज एब्सेंट। तो मान लो कोई एक बॉडी है और वो फ्रीली फॉल हो रही है, एंड फॉल होने के दौरान हम एयर फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि वहां पर किसी भी तरह का फ्रिक्शन नहीं है, मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स रहा ही नहीं तो वर्क का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, अब अगर एक बॉडी फ्रीली फॉल हो रही है तब उस पर कौन फोर्स अप्लाई कर रहा है? दैट इज द अर्थ। ग्रेविटी हमारी फोर्स अप्लाई कर रही है, और ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए वर्क हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर क्योंकि कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क नहीं कर रहा और क्योंकि यहां पर कोई एक्सटर्नल फोर्स है भी नहीं, हम कह सकते हैं कि एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन द अब्सेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन, उसकी मैकेनिकल एनर्जी में कोई बदलाव नहीं आएगा, उसके काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी के सम में कोई बदलाव नहीं आएगा। और ये बात आप बिल्कुल देखते हैं। तो अगर कोई बॉडी को जब हम रिलीज करते हैं तो जितना नीचे आती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी में उतना डिक्रीमेंट आता है, सेम वे में उसकी काइनेटिक एनर्जी में उतना इंक्रीमेंट भी आता है। तो अगर आप एक बॉडी को ड्रॉप कर दो तो जैसे जैसे वो नीचे जाती जाती है, क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती? बढ़ती है। बॉडी एक्सीलरेट होती जाती है, बॉडी की स्पीड में इंक्रीमेंट होता जाता है। और उस तरह से हम देखते हैं कि एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी नीचे आने के दौरान अपने काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाती जाती है, बट साइमल्टेनियसली उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कमी भी आती है। अगर आप एक बॉडी को ऊपर की तरफ फेंक दें तब उसके काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीमेंट आता है, वो स्लो स्लो होती जाती है, बट सेम टाइम में उसकी पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट होता चला जाता है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि बिल्कुल एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी के मैकेनिकल एनर्जी में किसी भी तरह का बदलाव नहीं आ सकता। और उसको लेकर के यहां पर मैंने ग्राफ भी प्लॉट किया है। तो इस ग्राफ को हमने प्लॉट किया इन बिटवीन एनर्जी एंड हाइट। क्योंकि ये ग्राफ एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी की है, तो शुरुआत में बॉडी की हाइट मैक्सिमम रही होगी, एंड मैक्सिमम हाइट में बॉडी की काइनेटिक एनर्जी होगी 0। तो जब हाइट की वैल्यू मैक्सिमम थी तब उसके काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू थी 0, और उस मोमेंट पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू थी मैक्सिमम। सिंबल U यहां पर शो कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी को, सिंबल K यहां पर शो कर रहा है काइनेटिक एनर्जी को, एंड सिंबल E यहां पे शो कर रहा है मैकेनिकल एनर्जी को। तो यहां पर शुरुआत में हाइट मैक्सिमम थी, काइनेटिक 0, पोटेंशियल मैक्सिमम थी। अब जैसे जैसे बॉडी नीचे आने लगी तो हाइट की वैल्यू में डिक्रीमेंट आने लगा। हाइट की वैल्यू में डिक्रीमेंट आने के साथ साथ बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट आने लगा। तो अब देखिए काइनेटिक एनर्जी बढ़ते 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 जा रही है, बट साथ ही साथ अगर हम देखें तो पोटेंशियल एनर्जी कम 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 होती जा रही है। एंड जैसे वो ग्राउंड को टच करेगी तो ग्राउंड के रेफरेंस में पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी मैक्सिमम, बट हर पॉइंट पे, हर पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होगा वो कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। एक और एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा सेकंड एग्जांपल है द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग बॉडी सिस्टम इज कांस्टेंट इफ द बॉडी मूव्स ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस। तो यहां पर हमने एक स्प्रिंग बॉडी सिस्टम ली और हम जानते हैं कि स्प्रिंग फोर्स भी एक कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है, और इसीलिए यह बताना मेरे लिए काफी जरूरी है कि स्प्रिंग बॉडी सिस्टम की भी मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। शर्त यह है कि जो सरफेस होना चाहिए वो फ्रिक्शनलेस होना चाहिए, और इसके पीछे का कारण आप जानते हो कि फ्रिक्शन एक नॉन कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है, एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए वर्क नहीं होना चाहिए, और इसीलिए यहां पर हम कह रहे हैं कि फ्रिक्शन को नहीं होना चाहिए। तो यहां पर मैंने एक m मास की बॉडी ली है
जिसको एक स्प्रिंग से अटैच कर दिया है। परफेक्ट। अब इस बॉडी को अभी फिलहाल हमने रखा है स्प्रिंग के नेचुरल लेंथ में। फाइनली हमने क्या किया, इस बॉडी को मूव करवा दिया राइट की तरफ, जिससे स्प्रिंग में एक ए अमाउंट का इलोंगेशन आ गया। तो ये हमारी बॉडी की हो गई एक्सट्रीम पोजीशन। जहां तक बॉडी हम मैक्सिमम डिस्प्लेस करवा रहे हैं उस पोजीशन को हम कहते हैं बॉडी की एक्सट्रीम पोजीशन। एंड एक्सट्रीम पोजीशन में बॉडी की डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो गई ए, विच इज ऑल्सो द इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। अब जैसे हम बॉडी को रिलीज करेंगे, स्प्रिंग बॉडी को अपनी तरफ खींचेगी, लेफ्ट की तरफ खींचेगी, जिसके कारण बॉडी क्या होगी, वो एक्सीलरेट करते हुए आएगी, उसके काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट आना चालू होगा। एंड बॉडी के काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट आने के साथ साथ स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीमेंट भी आएगा। लास्ट क्लास में हमने स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले को डिराइव किया था और उसकी वैल्यू आई थी कितनी, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो क्योंकि एक्स की वैल्यू कम कम होती जाएगी बॉडी के मीन पोजीशन की तरफ आने के दौरान या स्प्रिंग के नेचुरल लेंथ को गेन करने के दौरान, क्योंकि इलोंगेशन की वैल्यू में कमी आती जाएगी, तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में भी कमी आती जाएगी। तो आप देखिए बॉडी के लेफ्ट की तरफ मूव करने के दौरान बॉडी की काइनेटिक बढ़ती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू स्प्रिंग की कम होती जाएगी। एग्जैक्टली मीन पोजीशन पे जहां पर x की वैल्यू 0 है, जहां पर स्प्रिंग की लेंथ नेचुरल है, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी मैक्सिमम। करेक्ट। अब जैसी बॉडी इनर्शिया के कारण लेफ्ट की तरफ और आगे बढ़ेगी, अब स्प्रिंग में आना चालू होगा कंप्रेशन, और जैसे स्प्रिंग हमारी कंप्रेस होना चालू करेगी, स्प्रिंग में वापस से पोटेंशियल एनर्जी का स्टोरेज चालू हो जाएगा। स्प्रिंग के लिए वापस से एक नॉन जीरो एक्स होने के कारण स्प्रिंग में वापस से पोटेंशियल एनर्जी का स्टोरेज होगा, और स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी की स्टोरेज के साथ साथ हमारी बॉडी डिसेलरेट करती जाएगी। एंड फाइनली उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होते होते लेफ्ट एक्सट्रीम में जाकर के वो फिर से रुकेगी, और यहां पर काइनेटिक हो जाएगी 0, पोटेंशियल हो जाएगी मैक्सिमम, और ये सिलसिला चलता रहेगा। तो जब जब बॉडी एक्सट्रीम पोजीशंस पे होगी, काइनेटिक एनर्जी विल बी 0, पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम। जब जब बॉडी मीन पोजीशन पे आएगी, तब तब बॉडी की काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होगी मैक्सिमम, बॉडी के और स्प्रिंग सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी 0। और हर पोजीशन में अगर हम देखेंगे तो काइनेटिक एंड पोटेंशियल का जो सम होगा वो कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। तब हम कहते हैं कि जो टोटल एनर्जी होगी वो होगी E इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला आया कैसे, तो हम कहते हैं कि अगर हमारी मैक्सिमम इलोंगेशन ए है तो मैक्सिमम इलोंगेशन ए के कॉरेस्पॉन्डिंग में मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, इट विल बी हाफ के ए स्क्वायर। और क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन में बॉडी रुकती है, यहां पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है 0, सो पोटेंशियल एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर प्लस 0 काइनेटिक एनर्जी मिला करके टोटल एनर्जी बनेगी हाफ के ए स्क्वायर। नाउ अब अगर मान लो इलोंगेशन की वैल्यू या फिर कंप्रेशन की वैल्यू 0 से ज्यादा है बट ए से कम है, इन दैट केस कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, तब हो जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर। करेक्ट। अब अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इट विल बी इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर, दैट इज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, जो कि होगी हमारी वैल्यू हाफ के एक्स स्क्वायर। सो एट एनी पोजीशन काइनेटिक एनर्जी विल बी दिस वैल्यू और काइनेटिक एनर्जी विल हैव दिस वैल्यू। परफेक्ट। अब देखिए यहां पर आप एक बात बिल्कुल चेक कर सकते हैं, जो मैंने आपको समझाया, मैंने क्या समझाया कि एक्सट्रीम पोजीशंस पे जहां पर इलोंगेशन या फिर कंप्रेशन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी होगी मैक्सिमम, दैट इज हाफ के ए स्क्वायर, एंड काइनेटिक एनर्जी होगी मिनिमम विच इज इक्वल टू 0। एट मीन पोजीशन नेचुरल लेंथ में हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, जो कि मैकेनिकल के बराबर ही है, एंड पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू सबसे छोटी होगी विच विल बी इक्वल टू 0। और इसको लेकर के यहां पर मैंने ग्राफ भी प्लॉट कर दिया है, और क्योंकि यहां पर हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दे रही है, क्योंकि यहां पर x का पावर हमें 2 नजर आ रहा है, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तब मिलने वाले शेप को हम कहते हैं पैराबोला, और इसीलिए यहां पर हमें एक पैराबोला दिखाई दे रहा है। तो देखिए x इक्वल टू 0 में
पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, दैट इज 0। तो जो यू कर्व है, देखिए यू की वैल्यू 0 है, बट x इक्वल टू 0 में हमने काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को, ये जो कर्व है ये काइनेटिक एनर्जी का है, काइनेटिक एनर्जी को दिखाया है मैक्सिमम। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती गई तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू में कमी आती गई एंड पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। एक्सट्रीम पोजीशंस पे क्या हुआ, आप देखिए पोटेंशियल एनर्जी हो गई मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी हो गई फाइनली 0। और हर पोजीशंस पे अगर मैं काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम करूं तो मुझे मिलने वाली मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट मिलेगी। और यहां पर भी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है इन द एब्सेंस ऑफ एनी वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। करेक्ट, आगे बढ़ते हैं। तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा, जितनी भी बातें हमने इस चैप्टर में सीखी, उन सभी बातों को हम 3 इक्वेशंस में कंक्लूड कर सकते हैं। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशंस जो आप इस चैप्टर से सीख सकते हैं और जिसको आपको बिल्कुल किसी भी कीमत पे ध्यान रखना है, याद रखना है, समझे रहना है, जिसकी मदद से आप वर्क एनर्जी के किसी भी क्वेश्चन को, वर्क एनर्जी से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। और इन 3 इक्वेशंस की जरूरत आपको सिर्फ इसी चैप्टर में नहीं, आप मेरी बात का विश्वास मानिए, फिजिक्स के ऑलमोस्ट सभी चैप्टर में, भले वो चैप्टर 11th का हो या 12th का हो, भले वो चैप्टर थर्मल फिजिक्स का हो, वेव का हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हो, मैग्नेटिज्म का हो, या फिर फ्लूइड मैकेनिक्स का हो, या फिर मैकेनिक्स हो, हर चैप्टर में आपको, ऑलमोस्ट हर चैप्टर में आपको इन 3 इक्वेशंस की जरूरत पड़ती रहेगी और किसी भी कीमत पे आपको इन 3 इक्वेशंस को भूलना नहीं है। सो द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशंस वी स्टडीड टिल नाउ, जिसमें पहली है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। ये हमारी पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जिसको आपको बिल्कुल याद रखना है कि किसी भी सिस्टम में वर्क करने वाले सभी फोर्सेस का जो सम होता है वो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। नाउ सेकेंड इक्वेशन क्या सीखी है हमने पोटेंशियल एनर्जी की क्लास में, जो हमारी लास्ट क्लास थी, दैट इज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर सिस्टम में कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए हम वर्क निकालने जाएं, इट विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। एंड थर्ड, जो आज की क्लास में मैंने आपको सिखाया, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। और इन 3 इक्वेशंस को आपको बिल्कुल याद रखना है। आपको मैं बता नहीं सकता कि कितना इंपॉर्टेंट है इन तीनों इक्वेशंस को याद करना आपके लिए, इनकी कितनी हैवी रिक्वायरमेंट आपको आने वाले चैप्टर्स में होने वाली है। तो और इन 3 इक्वेशंस की मदद से हम फिजिक्स के बहुत क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, भले वो किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन क्यों ना हो। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, इन 3 इक्वेशंस को कभी ना भूलें। एक बार मैं फिर रिपीट करूंगा आपके लिए, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, work done by conservative forces only equal to negative of the change in potential energy, work done by non-conservative and work done by external forces का जो sum होगा that equals to change in mechanical energy। और इस तरीके से आपको ये बातें याद रखनी है। तो इसी के साथ हमारी थ्योरी कंप्लीट होती है। अब हम करवाते हैं क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस, जिसके बाद आप पूरी तरह से इस लॉ के एप्लीकेशन को समझ पाएंगे। शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अ ब्लॉक इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ हाइट h, फाइंड द स्पीड ऑफ द ब्लॉक एज इट रीचेस द बॉटम ऑफ द प्लेन। ठीक है, देखिए सवाल कह रहा है कि एक स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है और उसके ऊपर से एक ब्लॉक को मूव करवाया गया, तो जब ये ब्लॉक मूव करते करते बॉटम तक पहुंचेगी तब उसकी स्पीड कितनी होगी हमें बताना है। और यहां पर हमें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा गिवन है सिचुएशन में, और हमें यह बताना है कि जब ब्लॉक बॉटम तक पहुंचेगी तब उसकी स्पीड कितनी होगी। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे यूजिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो मैंने आपको मैकेनिकल एनर्जी के कंजर्वेशन के लिए 2 कंडीशंस बताई। वो कंडीशंस क्या क्या है कि किसी भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वर्क नहीं होना चाहिए एंड किसी भी एक्सटर्नल फोर्स के लिए वर्क नहीं होना चाहिए।
तो अगर किसी सवाल में, किसी सिचुएशन में नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क न करें, एक्सटर्नल फोर्सेस वर्क न करें, तब उस सिचुएशन में सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी में बदलाव नहीं आएगा. द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी विल नॉट चेंज, वो कंजर्व्ड रहेगी, कांस्टेंट रहेगी. इस बात को हमने सीखा, अब उसी को यूज करना चाहते हैं. अच्छा, जब मैंने आपसे ये कहा था कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क नहीं करनी चाहिए, तब मैंने आपसे ये भी बात कही थी कि मेरा ये मतलब नहीं है कि वहां पर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होना ही नहीं चाहिए. मैंने आपसे ये कहा कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हो सकते हैं सिस्टम में. सिस्टम में एक इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एक्शन हो सकता है, फोर्स रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो वर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब वो वर्क करेगी तभी वो सिस्टम की एनर्जी को डिसिपेट करके सराउंडिंग की तरफ ट्रांसफर करेगी. तो होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वर्क नहीं करना चाहिए. और यहां पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस ब्लॉक के ऊपर क्या कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रही है? सोचिए. बिल्कुल कर रही है, एकदम सही है. बिल्कुल यहां पर ब्लॉक के ऊपर एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एक्शन हो रहा है. हम कहते हैं कि जब ये ब्लॉक इस इंक्लाइंड सरफेस के कांटेक्ट में आएगी तो डेफिनेटली कांटेक्ट फोर्स का डेवलपमेंट होगा. और क्योंकि यहां पर सरफेस स्मूथ है, यहां फ्रिक्शन तो नहीं है, बट कांटेक्ट फोर्स इस केस में नॉर्मल फोर्स हो जाएगी. तो डेफिनेटली इस पर्टिकुलर ब्लॉक के ऊपर एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, दैट इज कांटेक्ट फोर्स और नॉर्मल फोर्स एन एक्ट कर रही है. बट क्या ये नॉर्मल फोर्स कुछ वर्क कर रही है क्या? आप ये देखिए. तो आप जानते हैं कि जो नॉर्मल फोर्स होती है वो हमेशा सरफेसेस के परपेंडिकुलर होती है, और यहां पर जो मूवमेंट होने वाली है, जो ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट होने वाली है, वो पैरेलल टू इंक्लाइंड सरफेस है, इजंट इट? तब इस केस में नॉर्मल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है, इट इज 90 डिग्री. और 90 डिग्री के एंगल होने के कारण नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के होने के बावजूद भी उसका वर्क नहीं हो पाया, और इसीलिए यहां पर ये पहली कंडीशन एकदम सही ढंग से फुलफिल हो जाती है. अब सेकेंड कंडीशन थी कि कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करना चाहिए. तब यहां पर हमारे जो सिस्टम है वो अर्थ, बॉडी एंड ब्लॉक सिस्टम है. हमारा जो सिस्टम है, यहां पर हम अर्थ को, इस इंक्लाइंड बॉडी को और इस ब्लॉक को हम सिस्टम मान करके चल रहे हैं. तब इस केस में इनके अलावा कोई और फोर्स तो है नहीं, और इसीलिए यहां पर हमारे लिए एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू भी हो गई 0. अब इस पे एक फोर्स और एक्ट कर रहा है, वो आप जानते हैं, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स. और क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो कंजर्वेटिव फोर्सेस प्रेजेंट रहें, वर्क करें, उस दौरान हमारे सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी में बदलाव नहीं आता. हम जानते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्सेस खाली एक्ट करने चाहिए, खाली वर्क करने चाहिए. एक्ट तो नॉन कंजर्वेटिव भी करें, बट वर्क सिर्फ और सिर्फ किसका होना चाहिए? कंजर्वेटिव फोर्सेस का होना चाहिए. और उस सिचुएशन में सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी नहीं बदलती. और क्योंकि यहां पर किसी भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क नहीं हो रहा, क्योंकि यहां पर किसी भी एक्सटर्नल फोर्स का वर्क नहीं हो रहा, हम बिल्कुल कंक्लूड करेंगे E1 इक्वल टू E2. ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है, वो वर्क भी कर रही है. फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट यहां पर अगर हम देखें तो कुछ वर्क होगा, एंड कंजर्वेटिव फोर्सेस के एक्शन में सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी नहीं बदलेगी, तो नहीं बदलेगी. अब इसको हम आगे कह सकते हैं K1 प्लस U1 इक्वल टू K2 प्लस U2 इंप्लाइज दैट. अब जैसे कि मैंने आपसे लास्ट क्लास में जब हमने पोटेंशियल एनर्जी की चर्चा की, तब मैंने आपसे एक बात काफी डिटेल में कही थी कि हम डेल्टा यू की बात करते हैं. जनरली जो हमारी डेफिनेशन है वो इनहेरेंटली डेल्टा यू बताती है, और हम हमारी सुविधा के आधार पे किसी भी कन्फिगरेशन के लिए पोटेंशियल एनर्जी को 0 डिफाइन करते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी पोटेंशियल एनर्जी में कितना बदलाव आया है, वेदर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई है या फिर डिक्रीज हुई है. हम उस रेफरेंस के बाद फिर हम ध्यान रखते हैं उन चीजों का. तो यहां पर आप आपकी सुविधा के हिसाब से किसी भी कन्फिगरेशन के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को 0 ले सकते हैं. यहां पर ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी के नाम पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का ही जिक्र हो सकता है, क्योंकि यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्शन है. ट्रू. तो नाउ अब यहां पर आपको कहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 लेना है आप डिसाइड करो. अब जहां भी लेंगे आंसर हर बार एक ही आएगा, एक बार भी अलग आंसर नहीं आएगा. तो अगर आप चाहें तो टॉप पोजीशन पे भी आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को 0 ले सकते हो, चाहे तो आप बॉटम पे भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को 0 ले सकते हो. बट आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि रेफरेंस के ऊपर जहां पर आप रेफर कर रहे हो 0 पोटेंशियल एनर्जी, उसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी बाय द अमाउंट mgh,
रेफरेंस के नीचे पोटेंशियल एनर्जी कम होगी बाय द अमाउंट mgh। जहां पर भी आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को जीरो लिया है, उसके ऊपर इंक्रीमेंट होगी पोटेंशियल एनर्जी की, उसके नीचे डिक्रीमेंट होगी। तो आपको जहां लेने की इच्छा है वहां लें। आपको समझाने के लिए मैं काम करता हूं, इसी पोजीशन पे मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को जीरो ले लेता हूं। तो देखिए यहां पर क्योंकि बॉडी को रेस्ट से रिलीज किया गया था, तो शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी थी कितनी, जीरो, और पोटेंशियल एनर्जी मैं कह रहा हूं कि हम इसी पोजीशन पे इनिशियल कन्फिगरेशन पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को जीरो ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिया जा सकता है। इक्वल टू, अब बोला है कि यहां पर आते आते स्पीड कितनी हो जाएगी, तो ब्लॉक के नीचे आते ही उसकी स्पीड की वैल्यू को मैं मान लेता हूं v, तब उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, इट विल बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस, अब बात करते हैं u2 की, और क्योंकि बॉडी की मूवमेंट रेफरेंस के नीचे हुई है, क्योंकि बॉडी की हाइट में डिक्रीमेंट आया है, यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में भी डिक्रीमेंट आएगा। यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए किया हुआ वर्क पॉजिटिव है, पॉजिटिव वर्क के दौरान जो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट हुआ है वो पोटेंशियल एनर्जी के डिक्रीमेंट से ही कंपेंसेट होगा, और इसीलिए यहां पर पोटेंशियल एनर्जी u2 की वैल्यू में लिखूंगा माइनस mgh। माइनस अगेन मैं बताता हूं आपको क्यों, क्योंकि यहां पर हाइट में डिक्रीमेंट हुआ है। रेफरेंस आप जहां पर भी ले रहे हैं उसके ऊपर इंक्रीमेंटेड वैल्यू लिखनी है आपको, और उसके नीचे डिक्रीमेंटेड वैल्यू लिखनी है आपको, ठीक है। आपको बिल्कुल इन बातों का ध्यान रखना है। अब मैं क्या करता हूं, नेक्स्ट स्टेप में इस माइनस mgh को LHS की तरफ ट्रांसफर कर देता हूं, तो करने से मुझे मिलेगा mgh इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। अब अगर मैं m एंड m को कैंसिल कर दूं तो फाइनली v की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 2gh, जो इस सवाल का एकदम परफेक्ट आंसर है। आप चाहते तो इस क्वेश्चन को काइनेमेटिक्स की मदद से भी सॉल्व कर सकते थे, आप g को रिजॉल्व कर सकते थे पैरेलल टू द सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एंड सॉल्व करते तो भी आपको अल्टीमेटली सेम आंसर मिलता। बट यहां पर क्योंकि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी सीखने आए हैं और सीखना चाह रहे हैं, तो उसी की मदद से मैंने आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाया। तो देखिए कितना यूजफुल लॉ है, कितना काम का लॉ है, और आप विश्वास मानिए आपको ऑलमोस्ट मतलब आने वाले सभी चैप्टर्स में इस लॉ की जरूरत पड़ती रहेगी, तो आपको समझना है कि किस तरह से ये लॉ काम करता है ना। अच्छा, अब अगर मान लेते आप रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी का ग्राउंड पे लेते, जीरो यहां पर लेते, तो भी आंसर सेम आता। उसको लेकर के मैं यहां पर इक्वेशन लिख के दिखा देता हूं। तो मान लिया जाए हम यहां पर जीरो लेते, परफेक्ट, तो यहां पर हमारी इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी क्या होती, तो काइनेटिक तो ऑलरेडी जीरो है ही है, उसको लेके तो कोई चर्चा का बात ही नहीं है। और क्योंकि मैं ग्राउंड पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को जीरो ले रहा हूं, तो h हाइट ऊपर कितना लेता, तब मैं mgh लेता, तो ये मेरी इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी हो जाती। अब जब ब्लॉक ग्राउंड पे या बॉटम पे पहुंचती तब काइनेटिक हो जाती हाफ mv स्क्वायर, और क्योंकि ग्राउंड पे मैंने पोटेंशियल एनर्जी को जीरो लिया है, तो यहां पर मुझे जीरो लेना चाहिए था या जीरो लिखना चाहिए था। तो आप देखिए ना, सेम इक्वेशन नहीं आ गई कि आपके पास, सेम इक्वेशन आ गई। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप आपकी सुविधा के आधार पे, आपके कन्वीनियंस के आधार पे, आपको जहां पर भी जिस कन्फिगरेशन में भी पोटेंशियल एनर्जी जीरो लेना चाह रहे हैं आप ले सकते हैं, आपकी चॉइस है। लेकिन इस क्वेश्चन को आप डेफिनेटली काइनेमेटिक्स की मदद से कर सकते थे, लेकिन अगर मान लिया जाए ये जो सरफेस है ये प्लेन सरफेस ना होता, अगर कर्व्ड होता तो क्या होता, है ना। मेरी बातों को समझना मैं क्या कहना चाहता हूं। मान लिया जाए ये सिचुएशन तो ठीक एकदम क्लियर है, अगर ये सरफेस स्मूथ तो है, और मान लो स्ट्रेट ना हो करके, प्लेन के फॉर्म में ना हो करके ये सरफेस मान लो इस तरह से कर्व्ड होती, अगर होती, तब क्या आप काइनेमेटिक्स लगा पाते, सोचिए। तब आप नहीं लगा पाते, क्योंकि तब आपके अलग अलग पॉइंट की अलग अलग एक्सेलरेशन आती, क्योंकि अलग अलग पॉइंट में अलग अलग एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बनता, और उस केस में काइनेमेटिक्स की मदद से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता, क्योंकि हम अलग अलग पॉइंट के लिए अलग अलग एक्सेलरेशन को डिफाइन नहीं कर पाते, है ना। लेकिन ये जो लॉ है जिसको मैं अभी आपको सिखा रहा हूं, ये लॉ तब भी एप्लीकेबल होता अगर सरफेस स्मूथ होती, तब भी बॉटम पे पहुंचने के दौरान बॉडी की काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हाफ mv स्क्वायर जो भी होती वो mgh के बराबर होती, और स्पीड की वैल्यू अंडर रूट 2gh ही आती, कोई अदर वैल्यू नहीं आती। तो इसलिए मैं कहता हूं कि हर एक लॉ का अपना अपना एडवांटेज है, हर एक लॉ का अपना अपना एडवांटेज है, और हर लॉ
आपको सीखना चाहिए, आपके पास सारे टूल्स होने चाहिए, आपके पास एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के सारे तरीके आपको पता होने चाहिए, तब जाकर के आप डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में बढ़िया ढंग से प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो काइनेमेटिक्स का अपना एडवांटेज है, वर्क एनर्जी के कॉन्सेप्ट का अपना एडवांटेज है, और दोनों एडवांटेजेस को आपको सीखना है। आप किसी एक के थ्रू समझेंगे तो हो सकता है कि आप कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस तो कर पाए, बट अदर क्वेश्चंस आपको छोड़ने पड़ेंगे। और इसी बात को यहां पर मैंने नोट के फॉर्म में लिखा है, और बहुत काम का नोट है जो आपको समझना है। एज लॉन्ग एज द सरफेस इज स्मूथ, जब तक सरफेस स्मूथ है, क्यों? क्योंकि हमारे लिए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वर्क 0 होना चाहिए। तो अगर सरफेस स्मूथ है तो नॉन कंजर्वेटिव वर्क नहीं करेगा, एक्सटर्नल तो वर्क कर ही नहीं रहा यहां पर। द आंसर रिमेन्स द सेम इरेस्पेक्टिव ऑफ द शेप ऑफ द सरफेस। सरफेस का शेप भले कुछ भी क्यों ना हो जाए, सरफेस का शेप भले कुछ भी क्यों ना हो जाए, सरफेस का शेप अगर आप बदल भी देते हो तब भी हमारा आंसर नहीं बदलेगा। अभी जैसे मैंने यहां पर एक कर्व्ड पाथ दिखाया है, आपका मन हो आप कोई एक और कर्व्ड पाथ ले सकते हो, आपका मन हो आप इस तरह का एक कर्व्ड पाथ ले सकते हो, किसी भी तरह का आप यहां पे पाथ ले लो, आंसर की वैल्यू में बदलाव नहीं आएगा अगर सरफेस स्मूथ है तो मैं बिल्कुल उम्मीद कर रहा हूं कि ये जो क्वेश्चन था आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा और इसके इंपॉर्टेंस के बारे में आप फील कर चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, पेंडुलम ऑफ मास m and length L is held in a position at an angle theta with the vertical. All right. If it is released from this position, find the speed with which it will pass the lowest position. ठीक है, मैं आपको सवाल समझाता हूं। देखो क्या कह रहा है कि एक पेंडुलम है और उस पेंडुलम के बॉब का जो मास गिवन है वो m है। अब कह रहा है कि इस पर्टिकुलर पेंडुलम को वर्टिकल के साथ थीटा एंगल मेंटेन करवाते हुए रिलीज करवाया गया। तो ये जो एंगल है आप थीटा देख सकते हैं, और जब रिलीज करेंगे तो ऑब्वियसली इस तरह से मूव करेगा और इस तरीके से इसकी मूवमेंट होगी। तब कहता है कि जब हमारा बॉब लोएस्ट पोजीशन पे आएगा तब उसकी स्पीड कितनी होगी। उस स्पीड की वैल्यू को मैं v मान लेता हूं जो मुझे निकालना है, तो इस v की वैल्यू हमें बतानी है, और थीटा एंगल तक हमने पेंडुलम को वर्टिकल के साथ एंगल मेंटेन करवाते हुए रखा था। ठीक, तो नाउ अब क्या यहां पर इस बॉडी की मूवमेंट के दौरान क्या इस बॉडी पे कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहा है? पूछ रहा हूं मैं आपसे, अब जवाब दीजिए कि क्या इस बॉडी पे इस बॉब पे कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का एक्शन हो रहा है क्या? द आंसर इज यस, बिल्कुल हो रहा है। जो स्ट्रिंग में रहने वाली टेंशन है ये भी तो एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है ना। स्ट्रिंग में रहने वाली टेंशन एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल है। दो बॉडीज के बीच में कांटेक्ट में आने के दौरान कांटेक्ट फोर्स जो होता है वो भी एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल है। तो यहां पर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तो जरूर, बट क्या वर्क कर रहा है? आप ये बताइए ना, क्या इस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ने, क्या इस टेंशन ने कुछ वर्क किया? आप देखिए हर एक मोमेंट पे स्ट्रिंग में रहने वाली टेंशन जो थी वो स्ट्रिंग के अलोंग थी, एंड हर एक पॉइंट पे जो हमारी बॉब की डिस्प्लेसमेंट होगी वो परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग रहेगी। यहां पर डिस्प्लेसमेंट एंड स्ट्रिंग में रहने वाला जो फोर्स है, जो टेंशन है, वो हर पॉइंट के लिए 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं एक दूसरे के बीच में। तो स्ट्रिंग में रहने वाला टेंशन एंड बॉडी की डिस्प्लेसमेंट हर पोजीशन के लिए देखा जाए तो आपस में 90 डिग्री का क्योंकि एंगल सबटेंड कर रहे हैं, तो यहां पर मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो है बट वर्क नहीं कर रहा। और अगर इस सिस्टम के साथ मैं ग्रेविटी या अर्थ को इंक्लूड करूं, अगर हम यहाँ पे अर्थ को शामिल करके हमारे सिस्टम को डिफाइन करें, अर्थ को हम इसलिए शामिल कर रहे हैं क्योंकि अर्थ तो डेफिनेटली बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेगी ना। अर्थ से लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स को एस्केप करोगे कैसे? तो अर्थ से लगने वाली फोर्स तो हम डेफिनेटली एक्सपीरियंस करेंगे, बॉडी डेफिनेटली एक्सपीरियंस करेगी। तब इस सिस्टम में हम अर्थ को शामिल मानेंगे, हम अर्थ के एक्शन को क्योंकि यहां पर कंसिडर करेंगे, तो इसीलिए हमारे सिस्टम में अर्थ शामिल है। तो अर्थ को भी अगर मैं इस सिस्टम में शामिल करूं तो क्या अर्थ के अलावा फिर कोई और फोर्स अप्लाई कर रहा है क्या यहां पर? तो नहीं कर रहा, कोई और तो फोर्स है नहीं। तो यहां पर हम एक्सटर्नल फोर्स को भी क्या मानते हैं? जीरो। देखिए अगर किसी भी सिचुएशन में बॉडी की हाइट में बदलाव आ रहा है,
बॉडी ऊपर या फिर नीचे की तरफ मूव कर रही है, तो डेफिनेटली वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगी जो कि अर्थ से डेवलप हो रही है, और वहां पर आपका जो सिस्टम होगा उसमें आप इनहेरेंटली अर्थ को शामिल करेंगे। अर्थ को आपको शामिल करना चाहिए, क्योंकि तभी ना जाकर के आप अर्थ से मिलने वाली पोटेंशियल एनर्जी या अर्थ से मिलने वाली फोर्स से कंजर्व्ड पोटेंशियल एनर्जी की आप बात करोगे। अदरवाइज मैं पोटेंशियल एनर्जी यहां पे डिफाइन करूं किसके लिए? सवाल तो ये है ना, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही खाली हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी तो डिफाइन किया ही नहीं जा सकता। तो अर्थ तो इनहेरेंटली मेरे सिस्टम का पार्ट है, और उसके अलावा यहां पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं, और इसीलिए क्योंकि यहां पर सिर्फ वर्क करने वाली एकमात्र फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है, और क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है, यहां पर भी मैं कंक्लूड करूंगा इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, एंड इन दैट रेस्पेक्ट K1 प्लस U1 इक्वल्स टू K2 प्लस U2 बिल्कुल यहां पर भी लिखा जा सकता है। अगेन पोटेंशियल एनर्जी को जीरो कहां लेना है ये आप डिसाइड करो, ये आपकी इच्छा है, आपको कहां पर पोटेंशियल एनर्जी को जीरो लेना है, आपको जहां लेना है आप लो। आपकी इच्छा है इनिशियल पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो लेने की, तो इनिशियल पोजीशन पे आप पोटेंशियल एनर्जी को जीरो ले लो। आपकी इच्छा नहीं भैया मैं तो बॉटम पे लूंगा, तो बॉटम पे ले लो, आपका जैसा मन आप वैसा करो, बट जहां भी लोगे उसके ऊपर प्लस mgh, उसके नीचे माइनस mgh, बस इतना ध्यान रखना है। नाउ इनिशियल पोजीशन को मैं ए मान लेता हूं सुविधा के लिए, एंड फाइनल पोजीशन को मैं बी मान लेता हूं। तो देखिए ए पे तो डेफिनेटली बॉडी रुकी हुई थी, तो काइनेटिक एनर्जी तो डेफिनेटली शुरुआत में जीरो थी। अब U1 को क्या करें, जीरो लें कि फिर ग्राउंड पे, या फिर हम बॉटम पे, ग्राउंड तो नहीं बट बॉटम पे हम जीरो लें? आपकी सुविधा के आधार पे आप ले सकते हो। मैं काम करता हूं, मैं इनिशियल पोजीशन पे ही, चलिए मैं इनिशियल पोजीशन पे ही पोटेंशियल एनर्जी को जीरो ले लेता हूं। ए पे मेरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को मैंने जीरो मान लिया। अब उसके बाद क्या बदलाव आएगा हम देख लेंगे। अब क्योंकि मैंने बॉटम में बॉडी की स्पीड को v लिया हुआ है, तो K2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इट विल बी हाफ mv²। अब बात करनी है पोटेंशियल एनर्जी की, तो क्योंकि यहां पर मैं देख सकता हूं कि बॉडी की जो फाइनल मूवमेंट हुई है, वो नीचे की तरफ हुई है। जहां पर मैंने जीरो पोटेंशियल एनर्जी लिया हुआ है उस पोजीशन से अभी जो बॉडी है नीचे की तरफ है, और इसी वजह से यहां पर पोटेंशियल एनर्जी का डिक्रीमेंट है, और इसीलिए जीरो से कम क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां पर मुझे लेना चाहिए माइनस mgh, और h की वैल्यू बस मुझे यहां पर लिखने की जरूरत है। h की वैल्यू क्या होगी हम देखेंगे कि ये जो आप हाइट देख पा रहे हैं, इस हाइट h की वैल्यू क्या होगी उसको लेकर के हम चर्चा करते हैं, बट यहां तक की इक्वेशन में उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं माइनस mgh को LHS की तरफ लिख दूं, तो ये हो जाएगा प्लस mgh विच इज इक्वल टू हाफ mv²। m एंड m को मैं कैंसिल भी कर सकता हूं। सो फाइनली v की जो वैल्यू आ रही है इट विल बी इक्वल टू √2gh। यहां तक तो बात ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। बस आखिरी चीज रह गई कि h की वैल्यू क्या होगी। तो देखो h की वैल्यू मैं निकाल के दिखाता हूं। तो यहां पर हमें जो पेंडुलम की लेंथ है वो l गिवन है, तो यहां से लेकर के यहां तक की जो लेंथ है वो l है। अब वही लेंथ शुरुआती जो हमारा मान लो इस पॉइंट को मैं o कह देता हूं, तो o से लेकर के a तक की जो दूरी है, o से लेकर के b तक की भी तो वही दूरी होगी, क्योंकि वही तो स्ट्रिंग है। तो o से लेकर के b तक की जो दूरी हो गई वो हो गई लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग l। अब बात करते हैं ये लेंथ कितनी होगी, इस लेंथ की बात करते हैं। तो आप देखिए इस ट्रायंगल में, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल आप देख रहे हो, इस पॉइंट का नाम चलो मैं आपकी सुविधा के लिए C रख देता हूं। तो ट्रायंगल OAC की बात कर रहा हूं मैं, OAC। इसमें थीटा से लगी हुई साइड बेस हो गई, 90 डिग्री के सामने वाली साइड होगी हाइपोटेनियस, जिसकी वैल्यू अगेन हमें L ही गिवन है। तो हम जानते हैं दैट बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज कॉस थीटा। तो बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर मैं आपसे पूछूं OC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बेस हो जाएगा अगेन हाइपोटेनियस इंटू कॉस थीटा। अरे भैया अगर बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस थीटा होता है तो बेस क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस इंटू कॉस थीटा। तो बस आपको h की वैल्यू मिल गई और मेरा आंसर मुझे आ गया। सो 2g। अब h की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो h ये वाली लेंथ है, c से लेकर के b तक की जो दूरी है वो मेरी h है,
और मुझे इस लेंथ से मतलब है, तो O से लेकर के B तक की दूरी हो गई मेरी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग L, O से लेकर के C तक की दूरी हो गई L cos थीटा, तब जाकर के H की वैल्यू को मैं लिख सकता हूं L माइनस L cos थीटा। तो ये H की वैल्यू आ गई, रूट अपनी जगह पर है। नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं L कॉमन ले लूं तो बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, और यही इस सवाल का एकदम सही जवाब है। आप देख सकते हैं आंसर इज रूट 2gl इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये सभी क्वेश्चंस दिखते बहुत डिफिकल्ट है, लगता है कि अरे यार कितना डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, क्या लगेगा, बट आसान होते हैं चीजें। बस बात इतनी है कि आपको चीजों को समझना होता है, आपको वर्क करना होता है, आपको आपकी थिंकिंग एबिलिटी पे फोकस करना होता है, आपको समय देना होता है सब्जेक्ट पे, आपको बार बार रिवाइज करना होता है, और धीरे धीरे आप डेफिनेटली सब्जेक्ट में कमांड हासिल कर लेते हैं। एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, बट होगा जरूर। समय लगता है, फिजिक्स में समय लगता है, एक टाइम डिमांडिंग सब्जेक्ट है। आपको जादू की छड़ी घुमा करके कोई फिजिक्स नहीं सिखा सकता, समय लगता है, बट हाँ आप लगे रहेंगे तो जो उसका आउटकम है, जो रिटर्न है, वो बहुत बड़ा है। आप डेफिनेटली IQ वाइज बहुत अपने आप को शार्प कर बैठते हैं, आपके अंदर एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस का डेवलपमेंट होता है, और फिजिक्स आपको बहुत कुछ सिखाता है। तो इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप फिजिक्स में हर दिन समय दें। जब आप हर दिन फिजिक्स में समय देंगे तो आपकी पर्सनालिटी में भी डेवलपमेंट आएगा, आपके थिंकिंग एबिलिटी पे भी डेफिनेटली बहुत बड़ा ग्रोथ आएगा, और आप एक न्यू फॉर्म के साथ, आपके अंदर बहुत बड़ा बदलाव आएगा, और आप एक न्यू फॉर्म के साथ लोगों के सामने अपीयर होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द ब्लॉक हैज अ स्पीड v नॉट व्हेन द स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k is at its natural length. All right. How far will it move on the table before coming to an instantaneous rest? All right. क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्प्रिंग कांस्टेंट k की स्प्रिंग है यहां पर, और जब स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में थी तब बॉडी के पास रहने वाली स्पीड की वैल्यू थी v नॉट। तो जैसे ये बॉडी राइट की तरफ मूव करना चालू करेगी, क्योंकि यहाँ पे एरो हमको बता रहा है कि बॉडी की मूवमेंट राइटवर्ड है, तो जैसे बॉडी राइट की तरफ मूव करना चालू करेगी, मूव तो कर ही रही है, या जब वो शिफ्ट हो रही होगी तब हमारी स्प्रिंग की लेंथ में इंक्रीमेंट आना चालू हो जाएगा। स्प्रिंग की जो फिलहाल लेंथ है, जब बॉडी की स्पीड v नॉट है, उस इंस्टेंट पे स्प्रिंग की लेंथ की वैल्यू हमें बताई गई है कि वो नेचुरल लेंथ है। मतलब चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग एज मेजर्ड फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ इज 0। मतलब शुरुआत में देखा जाए तो x की वैल्यू 0 है शुरुआत में। एंड अगर हम देखें तो बॉडी के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है, बट जैसी बॉडी राइटवर्ड मूव करना स्टार्ट करेगा और राइटवर्ड आना चालू करेगा, स्प्रिंग की लेंथ बढ़ना चालू होगी, स्प्रिंग की लेंथ में इंक्रीमेंट आना चालू होगा, और उस वजह से स्प्रिंग में एक एनर्जी का स्टोरेज होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। हम जानते हैं स्प्रिंग भी तो जो फोर्स एग्जर्ट करती है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। स्प्रिंग फोर्स को भी तो हम कंजर्वेटिव फोर्स लेते हैं। आपको पिछली क्लास को पूरे अच्छे से समझे रहना है। हम अदर क्लासेस में जो भी सीखे थे, हम उन सभी कॉन्सेप्ट को आज की क्लास में यूज कर रहे हैं, और इसीलिए आपको सब कुछ अच्छे से आना चाहिए। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर सवाल में जो भी पिछले क्लासेस के कॉन्सेप्ट्स या फिर लॉज की रिक्वायरमेंट हमें होगी, मैं उसको यहाँ पर डिफाइन कर दूं एक बार और, ताकि आपके लिए कोई भी सवाल को समझना डिफिकल्ट ना हो और आपका रिवीजन भी होता रहे। उस रेस्पेक्ट में जैसे ही बॉडी राइट की तरफ आना चालू करेगा, स्प्रिंग की लेंथ बढ़ना चालू करेगी, और स्प्रिंग की लेंथ के बढ़ने के कारण स्प्रिंग में स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का स्टोरेज होगा। और क्योंकि यहाँ पर स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट हो रहा है, बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में क्या आना चाहिए, डिक्रीमेंट आना चाहिए। और ऑब्वियस बात है कि जैसी बॉडी राइट की तरफ होगा तो स्प्रिंग में डेवलप फोर्स किस तरफ होगा, इट विल बी टुवर्ड्स द लेफ्ट, और इसीलिए बॉडी डिसेलेरेट करते 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 फाइनली रुक जाएगी। तब हम कहते हैं कि जिस इंस्टेंट पे, जिस मोमेंट पे बॉडी की काइनेटिक एनर्जी का पूरा कन्वर्जन स्प्रिंग के स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में हो जाएगा, बॉडी रुक जाएगी। फिर क्या होगा, फिर बॉडी के पास अब जो भी स्प्रिंग बॉडी सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी का स्टोरेज हुआ है, अब वो किस में कन्वर्ट होगा, काइनेटिक में, और फिर बॉडी आना चालू करेगी। तब हम कहते हैं कि आप नेचर के फेनोमेना को 2 तरीकों से समझ सकते हो, वन इन टर्म्स ऑफ फोर्स,
अदर इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। हम कहते हैं कि जो न्यूटन्स लॉ है वो हमें नेचर को एक पर्टिकुलर वे में देखना सिखाता है, समझना सिखाता है। एक कॉन्सेप्ट और है वर्क एनर्जी का, जिसके थ्रू आप नेचर को एक और तरीके से सीखते हो, एक और तरीके से ऑब्जर्व करना देख पाते हो। तब हम कहते हैं कि जो न्यूटन्स लॉज में जितनी भी क्वांटिटीज थी वो वेक्टर क्वांटिटीज थी। न्यूटन्स लॉ में हमने सीखा अबाउट फोर्स, मोमेंटम, इंपल्स, ये सारी क्वांटिटीज वेक्टर थी। वर्क एनर्जी पावर जो चैप्टर हम सीख रहे हैं इसमें सारी क्वांटिटी स्केलर है, और दोनों ही तरीकों से आप नेचर की स्टडी कर सकते हो, आपके सराउंडिंग के बारे में समझ सकते हो। और यहां पर आप ये भी कह सकते हो कि क्योंकि बॉडी पे लेफ्ट की तरफ फोर्स लगा इसीलिए बॉडी डिसेलरेट करते करते रुकी, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि बॉडी की काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन स्प्रिंग फोर्स ने पोटेंशियल एनर्जी में कर दिया और इसी कारण बॉडी फाइनली स्लो होते होते रुक गई। आप दोनों तरीकों से यहां पर सिचुएशन को एनालिसिस कर सकते हो, समझ सकते हो। दोनों ही तरीके, न्यूटन्स लॉ एंड वर्क एनर्जी पावर का जो कॉन्सेप्ट है, नेचर को दो अलग अलग तरीकों से हमें देखना या फिर ऑब्जर्व करना सिखाता है। तब यहां पर हम कहते हैं कि क्योंकि सिर्फ स्प्रिंग फोर्स का यहां पर वर्क हो रहा है और इसीलिए यहां पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड रहनी चाहिए। अच्छा, क्या यहां पर कोई और भी फोर्स है? क्या कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है यहां पर? क्या इस बॉडी पे कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहा है? आंसर इज यस, बिल्कुल कर रहा है। कौन है वो? है इस सरफेस से इस बॉडी को मिलने वाली नॉर्मल फोर्स। यहां पर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट है, यहां पर नॉर्मल फोर्स का प्रेजेंस है, यहां पर डेफिनेटली नॉर्मल फोर्स यहां पर प्रेजेंट है। बट क्या वर्क कर रही है? क्या वर्क कर रही है? देन द आंसर विल बी नो, क्योंकि जो मेरी सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल है और हॉरिजॉन्टल सरफेस होने के कारण यहां पर नॉर्मल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा? इट विल बी 90। और इसीलिए यहां पर क्योंकि नॉर्मल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में हर मोमेंट पे एंगल 90 है, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के होने के बावजूद भी क्योंकि वो कोई वर्क नहीं कर सका, तो मैं कंक्लूड करता हूं वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव 0 है। परफेक्ट, कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है ही नहीं जो वर्क कर रहा हो, तो ये भी 0 है। अच्छा, क्या यहां पर हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की चर्चा करनी चाहिए? देन द आंसर विल बी नो। रीजन क्या है कि जो मेरी सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल है, हमें जो सरफेस दिया गया है एक टेबल का दिया गया है, और क्योंकि टेबल की सरफेस हॉरिजॉन्टल होगी तब इस केस में कहते हैं हम कि क्योंकि किसी तरह से हाइट का बदलाव नहीं हो रहा, न तो बॉडी ऊपर की तरफ मूव की न तो नीचे की तरफ मूव की, तो भैया जब ग्रेविटी ने कोई वर्क ही नहीं किया तो ग्रेविटी ने न तो पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर किया होगा न तो कंज्यूम किया होगा। तब उस हिसाब से हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की यहाँ पे चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ग्रेविटी वर्क करती तब चर्चा करते, नहीं कर रही तो नहीं कर रहे। और क्योंकि ये कंडीशन हमारी एस्टेब्लिश हो गई, हम अगेन कंक्लूड करेंगे E1 इक्वल टू E2। उस हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं? K1 प्लस U1 इक्वल टू K2 प्लस U2। तो नाउ इनिशियली काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ mv0 स्क्वायर। नाउ मैंने आपसे कहा था एक बात कि हम स्प्रिंग बॉडी सिस्टम के केस में स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी को 0 उसके नेचुरल लेंथ में लेंगे। ये हमारे लिए मोस्ट कन्वीनियंट होता है, और इसीलिए क्योंकि शुरुआत में स्प्रिंग की लेंथ नेचुरल लेंथ थी तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी शुरुआत में 0 थी, इक्वल टू। अब क्योंकि इंस्टेंटेनियस रेस्ट की बात की जा रही है, क्योंकि बॉडी को रुकना है, तब उस केस में बॉडी की काइनेटिक एनर्जी हो गई 0। एंड मान लो जब बॉडी रुकी तब स्प्रिंग में आने वाला इलोंगेशन x था, तब उस केस में स्प्रिंग में स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी हाफ kx स्क्वायर। अब यहां पर आप देखिए हाफ एंड हाफ तो एलिमिनेट हो गए, एंड फाइनली x की वैल्यू मुझे बतानी है। तो x की वैल्यू अगर बताना है तो यहां पर m बाई k, ये k को मैं डिवाइड कर रहा हूं, v0 स्क्वायर अपनी जगह पर रहने दो, तो x निकालने के लिए मुझे यहां पर रूट लेना पड़ेगा। सो फाइनली x की वैल्यू विजिबल है, इट विल बी इक्वल टू v0। v0 के स्क्वायर का रूट हो गया v0 इंटू अंडर रूट m बाई k, और यही सवाल का एकदम परफेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ बॉडी ऑफ मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ वर्टिकल स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k. Find the maximum elongation in it if the body is released from the natural length of the spring, A suddenly, B slowly. यहां पर एक्चुअली सवाल को जब मैंने बनाया था तब मैंने दो अलग अलग सिचुएशंस को मर्ज करके एक सिंगल क्वेश्चन में इन दोनों
सिचुएशंस को शामिल किया, रीजन ये था कि मैं आपको बहुत अच्छे से स्प्रिंग फोर्स के बारे में या फिर स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में समझा सकूं, और इसीलिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इसे बहुत अच्छे से सीखना है। देखो मैं समझाता हूं। कह ये रहा है कि एक वर्टिकल स्प्रिंग है और इस वर्टिकल स्प्रिंग से एक m मास की बॉडी को सस्पेंड किया गया है। स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू हमें k गिवन है। तो कहता है कि जब इस बॉडी को रिलीज किया जाएगा और तब हमारी स्प्रिंग की जो लेंथ थी वो नेचुरल लेंथ थी, तब इस स्प्रिंग में मैक्सिमम कितना इलोंगेशन आएगा, स्प्रिंग की लेंथ मैक्सिमम कितनी इंक्रीज करेगी अगर बॉडी को रिलीज कर रहे हैं नेचुरल लेंथ से, पहला सडनली, सेकेंड स्लोली। सडनली एंड स्लोली में फर्क है और बहुत बड़ा फर्क है, और उस फर्क को मैं आपको समझाऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस के साथ सुनिए। तो देखिए, पहली बात करते हैं कि हम इसे सडनली छोड़ देते हैं। ठीक, अगर आप छोड़ देते हो तो ऑब्वियसली ग्रेविटी इस बॉडी को नीचे की तरफ खींचेगी, और जैसे ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींचेगी स्प्रिंग में इलोंगेशन आना चालू होगा, और क्योंकि स्प्रिंग में इलोंगेशन आना चालू होगा, स्प्रिंग में स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का स्टोरेज होगा। बट साथ ही साथ क्योंकि बॉडी की मूवमेंट नीचे की तरफ हो रही है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीमेंट आएगा, और वही डिक्रीमेंटेड वैल्यू जो ग्रेविटी के लिए पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीमेंट आया है, उसी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो डिक्रीमेंट होगा वो स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में इंक्रीज होती जाएगी। एंड क्योंकि हमको ये बताना है कि मैक्सिमम कितना इलोंगेट होगा, तो भैया मैक्सिमम इलोंगेशन के दौरान तो बॉडी को फाइनली रुक जाना चाहिए। आप खुद समझे ना कि जैसे ही मैं बॉडी को रिलीज करूंगा तो बॉडी जब तक जाएगी नीचे तब तक तो स्प्रिंग की लेंथ बढ़ती जाएगी, बट मैक्सिमम इलोंगेशन को आप डिफाइन करोगे कब? कब आप ऐसा कहोगे कि स्प्रिंग की लेंथ में मैक्सिमम इलोंगेशन आ चुका है? या तब कह सकते हैं जब बॉडी फाइनली रुकेगी, क्योंकि अगर बॉडी नहीं रुकी है और नीचे जाती जा रही है तो लेंथ मैक्सिमम थोड़ी इलोंगेट हुई होगी, फिर तो स्प्रिंग की लेंथ को और बढ़ते रहना चाहिए। तो फाइनली मैक्सिमम इलोंगेशन के लिए मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि जिस इंस्टेंट पे बॉडी जाकर के रुकेगी, एग्जैक्टली उसी इंस्टेंट पे स्प्रिंग की इलोंगेशन मैक्सिमम होगी। सो मैक्सिमम इलोंगेशन कब आएगा? व्हेन वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक विल बिकम जीरो अगेन। परफेक्ट। नाउ अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या इस बॉडी के मूवमेंट के दौरान कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है जो वर्क कर रहा है? देन द आंसर इज नो। यहां पर कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है ही नहीं जो वर्क कर रहा हो। कोई एक्सटर्नल? डेफिनेटली नहीं। यहां पर कौन कौन से फोर्सेस हैं जो इस बॉडी पे लग रहे हैं? तो पहला फोर्स है स्प्रिंग फोर्स एंड दूसरी फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड दोनों ही फोर्सेस कंजर्वेटिव नेचर के हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स दोनों ही क्योंकि कंजर्वेटिव नेचर के हैं, और क्योंकि यहां पे कंजर्वेटिव नेचर के फोर्सेस का वर्क हो रहा है, तब सिस्टम के मैकेनिकल एनर्जी को नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्सेस मैकेनिकल एनर्जी बदलते नहीं है, वो कांस्टेंट रखते हैं, कंजर्व रखते हैं। और इसलिए यहां पर मैं कह सकता हूं दैट u1 प्लस k1 मस्ट बी इक्वल टू u2 प्लस k2। परफेक्ट बात है एकदम। सो नाउ शुरुआत की बात करते हैं। जब स्प्रिंग की लेंथ नेचुरल थी, तो स्प्रिंग की जो नेचुरल लेंथ थी, शुरुआत में नेचुरल लेंथ होने के कारण हम कहते हैं कि स्प्रिंग में स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इट विल बी 0 प्लस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? 0, क्योंकि रेस्ट से रिलीज किया गया था, प्लस एक प्लस और बाकी है किसका? दैट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये जो वैल्यू मैंने 0 लिखी है, ये तो मैंने स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी को 0 लिखा है, लेकिन ग्रेविटी का भी तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी शामिल करोगे, क्योंकि हाइट का बदलाव आ रहा है। तब यहां पे आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को 0 कहां लेंगे? अगेन आपकी चॉइस। तो मैं शुरुआत की पोजीशन में ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को 0 ले लेता हूं, तो यहां पर भी आ जाएगा 0। तो शुरुआत में हम कहते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू सिस्टम के लिए 0 थी। अब अगर मान लेते कि स्प्रिंग में मैक्सिमम इलोंगेशन की वैल्यू x है, तो x इलोंगेशन में स्प्रिंग में कितनी पोटेंशियल एनर्जी का स्टोरेज होगा? इट विल बी इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। जैसे कि मैंने आपसे कहा, मैक्सिमम इलोंगेशन में अगेन बॉडी को रुकना चाहिए, इसीलिए बॉडी की काइनेटिक एनर्जी हो गई 0 प्लस अगेन एक प्लस अभी भी बाकी है, कौन? दैट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और क्योंकि यहां पर रेफरेंस के नीचे बॉडी की मूवमेंट हुई बाय द अमाउंट x, जितनी लेंथ स्प्रिंग की बढ़ेगी
उतना ही बॉडी नीचे की तरफ आएगी, और क्योंकि रेफरेंस के नीचे बॉडी की मूवमेंट हुई है, पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीमेंट आएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीमेंट आएगा, और इट विल बी इक्वल टू mgx। अब बस इसे सॉल्व कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस हिसाब से ये मैं ए को सॉल्व कर रहा हूं, तो माइनस mgx को मैं LHS में ले लूंगा, तो ये प्लस mgx हो जाएगा, इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो एक x एंड एक x को कैंसिल कर दूं, तो फाइनली x की जो वैल्यू आएगी इट विल बी इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दो 2mg डिवाइडेड बाई k, और ये हमारे इस प्रॉब्लम का एकदम सही जवाब होगा। तो पहला आंसर तो एकदम परफेक्टली आ गया। तो फर्स्ट पार्ट में हमने ये सीखा कि स्प्रिंग में जो मैक्सिमम इलोंगेशन का डेवलपमेंट होगा इट विल बी इक्वल टू 2mg बाई k, और यही सवाल का एकदम सही जवाब है। तो यहां पर जब आपने सडनली रिलीज किया तो हुआ क्या था, मैं आपको अब न्यूटन्स लॉ की मदद से समझाता हूं। अब तक मैंने इस सिचुएशन को जो भी आपके सामने रखा समझाया, यहां पर मैंने वर्क एंड एनर्जी के कॉन्सेप्ट को यूज किया। अब हम इस सिचुएशन को न्यूटन्स लॉ की मदद से समझते हैं कि एक्चुअल में यहां पर सिचुएशन क्या रही थी। एक्चुअली जब स्प्रिंग की लेंथ नेचुरल लेंथ थी, तब स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू थी 0। तब बॉडी पे किसी भी तरह का स्प्रिंग फोर्स नहीं था, और उस मोमेंट पे सिर्फ एक ही फोर्स थी, वो थी ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड। और क्योंकि एक ही फोर्स डाउनवर्ड थी, उसके कारण ये बॉडी क्या हुई पता है, ये एक्सीलरेट करना चालू की और नीचे की तरफ मूव करना चालू की। और जैसे ही बॉडी मूव करना चालू की, स्प्रिंग में इलोंगेशन आना स्टार्ट हो गया, स्प्रिंग की लेंथ में इंक्रीमेंट आना स्टार्ट हो गया, और इसीलिए अब ऊपर की तरफ स्प्रिंग फोर्स kx का डेवलपमेंट हुआ। तो नीचे की तरफ mg है, ऊपर की तरफ स्प्रिंग फोर्स kx डेवलप हो रहा है, और इसीलिए अब यहां पर नेट फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब नेट फोर्स की वैल्यू हो जाएगी mg माइनस kx, और यही हमारा नेट फोर्स बनना चाहिए। और उस सिचुएशन में क्या हुआ कि जब तक mg की वैल्यू kx से बड़ी थी, जब तक ग्रेविटेशनल फोर्स बड़ा था एंड स्प्रिंग फोर्स छोटा था, तब तक ये जो बॉडी थी नीचे की तरफ एक्सेलरेट करती गई, अपनी स्पीड को बढ़ाती गई, एंड होते होते उसने एक मैक्सिमम स्पीड गेन की। और कब की होगी, उसने मैक्सिमम स्पीड तब गेन की होगी जब तक नेट रिजल्टेंट फोर्स फाइनली 0 नहीं हो गया, क्योंकि mg की वैल्यू में तो कोई बदलाव नहीं आ रहा, mg की वैल्यू तो इंटैक्ट है, इसमें तो कोई बदलाव नहीं आने वाला। बट x के बढ़ने के साथ साथ kx बढ़ता गया, kx के बढ़ने के साथ साथ mg माइनस kx छोटा होता गया। तो नीचे नेट फोर्स अभी भी है बट छोटा होता जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, एक्सीलरेशन की वैल्यू छोटी होती जा रही है, बॉडी की एक्सीलरेशन में कमी आ रही है, बट एक्सीलरेशन अब भी है किस तरफ, वो है डाउनवर्ड। और इसीलिए क्योंकि एक्सीलरेशन अभी भी मेंटेन्ड है, बॉडी की स्पीड बढ़ती बढ़ती जा रही है। ए छोटा हो रहा है बट वी बढ़ रहा है, और ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि एक्सीलरेशन की वैल्यू में कमी आ सकती है बट स्पीड की वैल्यू में इंक्रीमेंट आ सकता है, और इस बात को मैंने आपको न्यूटन्स लॉ में ऑलरेडी समझाया हुआ है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि नेट फोर्स नीचे की तरफ छोटा हो रहा है, ए छोटा हो रहा है, बट नेट फोर्स क्योंकि अभी भी नीचे की तरफ ही है, और क्योंकि बॉडी की एक्सीलरेशन अभी भी नीचे की तरफ ही है, तो स्पीड बढ़ती बढ़ती गई, और कब तक बढ़ी होगी, जब तक फाइनली kx ने mg को बैलेंस नहीं कर दिया होगा। तो जिस मोमेंट पे दोनों सेम हो गए, उस मोमेंट पे स्पीड क्या हो गई, उस मोमेंट पे स्पीड हो गई मैक्सिमम। लेकिन स्पीड क्योंकि बॉडी के पास मैक्सिमम है, क्योंकि बॉडी मैक्सिमम स्पीड के साथ मूव कर रही है, वो रुक नहीं सकती थी, और उसने क्या किया, जिस मोमेंट पे mg एंड kx सेम हुए, उस इंस्टेंट के बाद उसने और डाउनवर्ड मोशन की, और डाउनवर्ड मूव किया, एंड फाइनली जब वो और नीचे की तरफ मूव कर गया, अब kx हो गया बड़ा एंड mg हो गया छोटा, क्योंकि x की वैल्यू अब बढ़ रही है। तो kx के बढ़ जाने से एंड mg के कंपैरिजन में kx के बड़े हो जाने से अब रिजल्टेंट फोर्स हो गया ऊपर की तरफ, और इसीलिए अब क्योंकि बॉडी जा रही है नीचे की तरफ, और क्योंकि बॉडी पे फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ, तो अब हम कहेंगे कि नेट फोर्स ऊपर की तरफ है। अब नेट फोर्स ऊपर की तरफ आ गई, तो एक्सेलरेशन किधर आ गई, तो वो भी ऊपर की तरफ आ गई। तो बॉडी की वेलोसिटी है नीचे, एक्सेलरेशन है किधर, ऊपर, और इसीलिए बॉडी अब डिसेलरेट करती जाएगी, अब बॉडी की स्पीड में डिक्रीमेंट आएगा, एंड फाइनली जाते 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 कहीं पर वो रुकेगी, और जहां पर वो रुकेगी उस मोमेंट पे स्प्रिंग में आएगा मेरा मैक्सिमम इलोंगेशन, और यही मेरा सिचुएशन ए था।
जहां पर हम कहते हैं कि बॉडी वी मैक्स के गेन करने के बाद और फर्दर नीचे मूव की एंड फाइनली जा करके अपनी जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करवाई कितना 2 mg/k। बट जब आपको आंसर पूछा गया है स्लोली रिलीज किया गया, तो स्लोली रिलीज करने के दौरान क्या हुआ होगा कि हम इस बॉडी को फाइनली कहां पर रिलीज कर रहे हैं, हम बॉडी को वहां रिलीज कर रहे हैं जहां पर बॉडी इक्विलिब्रियम में मेंटेन हो पाएगी। अगर आप एकदम धीरे 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 बॉडी को रिलीज करोगे तो ऑब्वियसली आप उस मोमेंट पे बॉडी को रिलीज करोगे जिस मोमेंट में बॉडी इक्विलिब्रियम में आएगी। और इक्विलिब्रियम में क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा mg माइनस kx इक्वल टू 0, क्योंकि अगर आप इक्विलिब्रियम में रिलीज कर रहे हो, बॉडी को एकदम धीरे धीरे लाते लाते अगर छोड़ रहे हो, तब उस केस में डेफिनेटली ना आप बॉडी को इक्विलिब्रियम पोजीशन पे छोड़ोगे, और उस केस में डाउनवर्ड mg एंड अपवर्ड kx एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे और उनका रिजल्टेंट होगा 0, और उस हिसाब से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, उस हिसाब से x की वैल्यू हो जाएगी mg/k, और यही इस सवाल का सही आंसर होगा। तो सेकेंड सिचुएशन की जो मैक्सिमम इलोंगेशन है, उस इलोंगेशन में फर्स्ट सिचुएशन में बॉडी की स्पीड मैक्सिमम थी। मैंने कहा ना कि बॉडी तब तक एक्सीलरेट हुई जब तक mg एंड kx के रिजल्टेंट की वैल्यू 0 आई, क्योंकि जब तक mg बड़ा था kx छोटा था तो बॉडी में नेट फोर्स डाउनवर्ड था, बॉडी एक्सीलरेट होती जा रही थी, एंड फाइनली कब तक एक्सीलरेट हुई, जब तक kx ने mg को बैलेंस नहीं कर दिया। तो जिस इंस्टेंट पे mg एंड kx इक्वल थे फर्स्ट सिचुएशन में, उस सिचुएशन में बॉडी की स्पीड मैक्सिमम थी, और इसलिए बॉडी जितना नीचे आई थी उतना और नीचे गई, और इसीलिए देखा जाए तो सेकेंड सिचुएशन के कंपैरिजन में फर्स्ट सिचुएशन का जो आंसर है वो एग्जैक्टली डबल है ना। मैं एक बार फिर से मेरी बात को रखता हूं, सेकेंड सिचुएशन का जो मेरा आंसर आ रहा है, इस सिचुएशन में बॉडी इक्विलिब्रियम गेन कर रही है, और इसी इक्विलिब्रियम पोजीशन में फर्स्ट केस में बॉडी की स्पीड मैक्सिमम हुई थी, तो बॉडी जितना नीचे वी मैक्स के लिए आई थी उतना और नीचे जाएगी रुकने के लिए, और इसी के लिए फर्स्ट सिचुएशन का आंसर सेकंड सिचुएशन की तुलना में जस्ट डबल है, और यही इन दोनों सिचुएशंस के बीच का फर्क है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है और मैंने हर एस्पेक्ट की बात की है जो इस सवाल के लिए समझाया जा सकता है। थोड़ा लेंदी एक्सप्लेनेशन था जरूर, बट मुझे लगता है कि आपको इस एक्सप्लेनेशन को समझना चाहिए, इस वे में सोचना चाहिए, और आपको कॉन्सेप्ट्स को डीपली फील करना चाहिए। ठीक, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ L एंड मास M overhangs a smooth table with its 2/3 part lying on the table. Find the kinetic energy of the chain as it completely slips off the table. देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक टेबल है जिसके ऊपर एक चेन का 2/3 पार्ट रखा हुआ है, जबकि 1/3 पार्ट जो हैंग कर रहा है, और टेबल कंप्लीटली स्मूथ है। तो अगर चेन स्लिप करती जाए, क्योंकि ये जो पार्ट आप हैंग करता हुआ देख रहे हो, ये पार्ट को ग्रेविटी जब नीचे खींचेगी तो टेबल पे रखा हुआ पार्ट स्लिप होना चालू करेगा, एंड फाइनली चेन धीरे धीरे टेबल से स्लिप होते हुए टेबल से अलग हो जाएगी। तब कह रहा है कि उस मोमेंट पे, जिस मोमेंट पे वो टेबल से अलग होगी, उस एग्जैक्ट मोमेंट पे चेन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। चलिए इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूं, बट मैं एक बात यहां पर आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जनरली क्वेश्चन में ही आधा आंसर छुपा हुआ होता है। जब आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाते हो तब आपको वो तरीका पता चल जाता है, आप उस वे में सोच पाते हैं कि किस वे में हम प्रॉब्लम के आंसर को निकाल पाएंगे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि प्रॉब्लम में ही आधा सॉल्यूशन या फिर आधा आंसर छुपा हुआ है। आपको क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझना सबसे पहले है, और आपको एक बार सवाल अच्छे से समझ में आ जाए उसके बाद प्रॉब्लम को सॉल्व करना उतना डिफिकल्ट नहीं होता जितना वो अपीयर होता है। जनरली कई बार अपन सवाल को एक बार पढ़ करके सवाल को डिफिकल्ट मान के छोड़ देते हैं, बट आपको करना क्या होता है कि आपको क्वेश्चंस को कई कई बार पढ़ना होता है, आपको सवालों को बार बार पढ़ना होता है, फिर उससे रिलेटेड थ्योरी या फिर कॉन्सेप्ट को आपको हो सके तो रिवाइज भी करना होता है, फिर आपको एक बार और अटेम्प्ट लगाना होता है। तो जब आप मल्टीपल टाइम ट्राई करते हैं, बार बार ट्राई करते हैं, तब आपकी स्किल में डेवलपमेंट होता है, आपके आईक्यू में डेवलपमेंट होता है, आप बेहतर वे में सवाल को समझ पाते हैं, और फिर शायद आपसे कोशिश के बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो भी जाता है। तो एक बार आपको अपने लेवल पे अपना बेस्ट अटेम्प्ट लगाना होता है, आपको काफी बार ट्राई करते रहना होता है, फिर भी प्रॉब्लम जब न सॉल्व हो,
अगर फिर भी अगर आप आंसर ना निकाल पाओ तब जाकर के आपको डेफिनेटली किसी की हेल्प लेने की जरूरत पड़ती है। तो आपको डेफिनेटली अपने हद में तो एक बार पूरी कोशिश करनी चाहिए, तब जाकर के आपका फिजिक्स की तरफ कॉन्फिडेंस ग्रो होता है ना, उसी रेस्पेक्ट में। अब यहां पर हम, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है तो फ्रिक्शन के लिए कोई वर्क भी नहीं होगा। अच्छा, क्या और कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है यहां पर? तो ऑब्वियसली नॉर्मल फोर्स तो है ही ना, कांटेक्ट फोर्स तो है ना। अरे भैया अगर फ्रिक्शन नहीं है तो कोई बात नहीं, बट नॉर्मल फोर्स है मतलब कांटेक्ट फोर्स तो है। तो डेफिनेटली इस टेबल पे रखे हुए पार्ट पे जो भी नॉर्मल फोर्स एक्ट हो रहा है उस फोर्स के लिए वर्क नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब चेन स्लिप करना चालू करेगी तो चेन की जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो अलोंग द टेबल होगी, बट टेबल पे प्लेस्ड चेन के ऊपर लगने वाली नॉर्मल फोर्स टेबल के साथ परपेंडिकुलर है या फिर 90 डिग्री का एंगल मेंटेन कर रही है, और इसीलिए यहां पर नॉर्मल फोर्स के लिए वर्क हो गया जीरो, फ्रिक्शन तो है ही नहीं। तो इसके लिए मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं कि कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यहां पर वर्क नहीं कर रही। एक बात तो एकदम क्लियर है, कोई एक्सटर्नल भी नहीं है। एंड ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी की इफेक्ट के कारण ही इस बॉडी की डाउनवर्ड मूवमेंट या फिर चेन की डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही है, तब मुझको ग्रेविटी या फिर अर्थ को हमारे सिस्टम में शामिल करके ही चीजों को सोचना होगा। और इसीलिए ग्रेविटी के अलावा कोई और फोर्स यहां पर एक्ट नहीं कर रही, तो किसी भी एक्सटर्नल फोर्स के एब्सेंस या एब्सेंट होने के कारण यहां पर एक्सटर्नल फोर्स के लिए वर्क भी हो गया जीरो। तो अगर फिर से अगर हमारे लिए नॉन कंजर्वेटिव एंड एक्सटर्नल फोर्सेस के लिए वर्क जीरो है तो मैकेनिकल एनर्जी फिर से कंजर्व्ड हो गई, एंड उस हिसाब से हम लिख सकते हैं k1 प्लस u1 इक्वल्स टू k2 प्लस u2। नाउ अब चेन जो है वो स्लिप करना चालू कर रही है, अब तक की नहीं, अभी तक तो ये रेस्ट में थी। तो शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई हमारे चेन की, दैट इज जीरो। प्लस अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। तो अगेन क्योंकि यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का रोल है, तो आपको एक रेफरेंस लेना पड़ेगा, एक कन्फिगरेशन लेना पड़ेगा जहां पर आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को जीरो ले सकें। तो उसको लेकर के आप कहीं पर भी, अगेन आपकी चॉइस है कि आपको कहां पर जीरो लेना है, आप किसी भी रेफरेंस पे किसी भी कन्फिगरेशन पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को जीरो ले सकते हैं। उसके ऊपर प्लस mgh, उसके नीचे माइनस mgh। तो एक काम करते हैं सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए, टेबल के सरफेस पे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को जीरो ले लेते हैं। तो चेन का जो हिस्सा टेबल पे रखा हुआ है उसकी तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, बट यहां पर एक पार्ट लटक भी तो रहा है, ये पार्ट हैंग भी तो कर रहा है, बट इस पार्ट की तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी और जीरो से कम होगी, क्योंकि ये वाला पार्ट टेबल के सरफेस के नीचे है। तो हमें इस पर्टिकुलर पार्ट के पोटेंशियल एनर्जी को लिखना पड़ेगा, कितनी होगी। तो नाउ लटकते हुए पार्ट का मास कितना होगा, तो क्योंकि लेंथ 1/3 है तो मास भी 1/3 हो जाएगी। जी अपनी जगह पर है, सो एम जी। अब एच की वैल्यू डालनी है, और याद करिए लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या सिखाया कि अगर कोई एक्सटेंडेड बॉडी हो, अगर कोई बड़ी बॉडी हो, तब उस केस में हम एच की वैल्यू उसके सेंटर ऑफ मास या फिर सेंट्रल पॉइंट को कंसिडर करके डिफाइन करते हैं। उस केस में जो एच की वैल्यू होती है वो सेंट्रल पॉइंट के डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंगली हम डिफाइन किया करते हैं, और इस हिसाब से इस पर्टिकुलर हैंगिंग पार्ट का जो सेंट्रल पॉइंट होगा वो बीचों बीच होगा, और उसकी वैल्यू टेबल के सरफेस से देखा जाए तो कितना नीचे होगा, इट विल बी l/6। क्योंकि ये लेंथ l/3 है तो ये लेंथ कितना होगा, इट विल बी l/6। तो यहां पर l/6 आना चाहिए, और टेबल के नीचे होने के कारण ये जो एनर्जी होगी वो नेगेटिव होगी, तो यहां पर माइनस आना चाहिए। यहां पर हमने सेंट्रल पॉइंट को क्यों रेफर किया, क्योंकि इस चेन का अलग अलग पार्ट टेबल के सरफेस से अलग अलग दूरी पे है। ये जो सबसे ऊपर वाली कड़ी आप देख रहे हो ये तो टेबल के सरफेस के काफी क्लोज है, और ये वाली जो कड़ी देख रहे हो आप ये टेबल के सरफेस से सबसे ज्यादा नीचे है। और क्योंकि यहाँ पर अलग अलग पार्ट की अलग अलग दूरी है तो अलग अलग पार्ट की अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी भी होनी चाहिए। तब इस केस में हम इस पूरे हैंगिंग पार्ट के पोटेंशियल एनर्जी को अगर काउंट करें, कैलकुलेट करें, तो हम सेंट्रल पॉइंट को रेफर करके हम अगर h की वैल्यू लिखें तो हमको सेम आंसर मिल जाता है। तो ये बात मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाई थी, उस हिसाब से हमारी काइनेटिक जीरो, पोटेंशियल की वैल्यू मैंने लिख दी, इक्वल टू। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमें बतानी है, तो K2 की हमें वैल्यू पूछी गई है। अब बात करते हैं U2 की। अब क्योंकि पूरी की पूरी चेन
टेबल से स्लिप हो चुकी है तो पूरी चेन वर्टिकल हो चुकी होगी। तो अब देखा जाए तो कितना मास अभी टोटल हमारी चेन का रहा, दैट इज m। जी अपनी जगह पर है। एंड अगेन क्योंकि पूरी एल लेंथ की चेन अभी वर्टिकल है, तब उस केस में उसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए अगेन मुझे सेंट्रल पॉइंट को रेफर करना होगा। तो क्योंकि पूरी चेन की लेंथ एल है तो टेबल से सेंट्रल पॉइंट कितना नीचे होगा, दैट विल बी l/2। और क्योंकि टेबल पे मैंने 0 रेफरेंस लिया था तो नीचे के लिए यहां पर मुझे यहां पर अगेन एक माइनस साइन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस इज द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चेन, दिस विल बी द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चेन। तो K2 की वैल्यू निकालना आसान हो गया, एक बार में K2 की वैल्यू आ सकती है। तो मैं RHS के सेकंड टर्म को LHS की तरफ ट्रांसफर करता हूं, तो ये हो जाएगा प्लस mgl/2 एंड दिस इज माइनस mgl/18। अगर सॉल्व कर दें तो एलसीएम आता है 18। 2 को 18 बनाने के लिए मुझे नीचे 9 मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर भी 9 मल्टीप्लाई करूंगा। सो दिस विल बिकम 9 mgl एंड दिस इज बेसिकली mgl, क्योंकि 18 सेम रह रहे हैं। सो 9 mgl माइनस mgl बिकम्स 8 mgl, जिसको हम अगर रिड्यूस करें 2 से तो इसको लिख सकता हूं 4 mgl/9 और यही सवाल का सही जवाब होना चाहिए। सो K2 की वैल्यू आ जाएगी 4/9 mgl और एकदम परफेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अ पार्टिकल इज थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट h विथ स्पीड v0 एट एन अननोन एंगल। हमें एंगल नहीं मालूम किस एंगल के साथ हमने फेंका है। फाइंड द स्पीड विथ विच इट विल हिट द ग्राउंड। ऑल राइट, तो क्या किया, एक टावर है, एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग की जो हाइट हमें h गिवन है और इसके ऊपर से एक पार्टिकल को किसी अननोन एंगल के साथ v0 स्पीड के साथ फेंका गया। हमें एंगल की कोई जानकारी नहीं है। एंड फाइनली मान लो पार्टिकल इस तरह से मूव करके ग्राउंड पे लौट आया, तो कहता है कि वो कितनी स्पीड के साथ ग्राउंड को हिट करेगा। जब वो पार्टिकल ग्राउंड को हिट करेगा तब उसकी स्पीड कितनी होगी, हमें ये बताना है। नाउ जब हम इस पार्टिकल को फेंक रहे होंगे उस मोमेंट पे तो हमारा वर्क है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट एक बार ये पार्टिकल हमारे हाथ से निकल जाए, एक बार पार्टिकल मेरी हाथ से रिलीज हो जाए, नाउ इट इज अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। मतलब मैं बात कर रहा हूं v0 स्पीड के देने के बाद की। देने के दौरान तो डेफिनेटली हमको वर्क करना पड़ा था, हमने ही तो फेंका, तो डेफिनेटली उस समय तो हमारा वर्क था। बट v0 स्पीड के आने के बाद की बात कर रहा हूं मैं। एक बार स्पीड v0 आ चुकी है, आपके हाथ से पार्टिकल रिलीज हो चुकी है, नाउ इट इज अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। अब ग्रेविटी के अलावा उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। अब ग्रेविटी के अलावा उस पर कोई वर्क नहीं कर सकता, उस पर कोई फोर्स नहीं है। और इसीलिए यहां पर भी एक्सटर्नल फोर्स के लिए वर्क हो गया 0, फ्रिक्शन कुछ नहीं है यहां पर, इसके लिए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए भी वर्क हो गया 0। और इसीलिए डायरेक्टली कहेंगे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है, या फिर K1 + U1 = K2 + U2 होगा। तो शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो गई ½ mv0² प्लस, अब सवाल है पोटेंशियल एनर्जी का। तो अगेन आप कहां पर पोटेंशियल एनर्जी को रेफर करोगे उसके हिसाब से मैं U1 और U2 की वैल्यू को पुट करूंगा। तो आप डिसाइड करो आपको कहां लेना है। आपकी इच्छा तो जमीन पे भी ले लो, आपकी इच्छा तो टावर पे भी ले लो। मैं आपके लिए चलो इस जगह पे ग्राउंड पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को 0 ले लेता हूं। तो h हाइट ऊपर क्या होगा, प्लस mgh इक्वल टू K2 की वैल्यू लिख सकता हूं ½ mv², जहां पर मुझे v बताना है। एंड क्योंकि ग्राउंड पे बॉडी लौट आई है और ग्राउंड पे हमने कितना लिया पोटेंशियल एनर्जी को, दैट इज 0, तो यहां पर मुझे 0 लिख देना चाहिए। बस सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो दोनों साइड से मैं देख रहा हूं कि m तो एलिमिनेट हो रहा है, मुझे v की वैल्यू चाहिए। तो एक काम करते हैं, इस 2 को LHS की तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 2/2 हो जाएगा 1, तो यहां पर बचेगा v0² प्लस इस 2 को जब मैं LHS में मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 2gh एंड फाइनली बचेगा मेरे पास v²। तो फाइनली अगर मैं v के लिए एक्सप्रेशन लिखूं तो क्या बचेगा, सो v विल बी इक्वल टू √v0² प्लस 2gh, जो इस सवाल का एकदम परफेक्ट आंसर है।
इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर भले हमें एंगल की जानकारी नहीं थी, तब भी हमने वर्क एनर्जी के कॉन्सेप्ट से, हमने मैकेनिकल एनर्जी के कंजर्वेशन के कॉन्सेप्ट से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। आप इस सवाल को काइनेमेटिक्स से तब तक नहीं कर पाते जब तक हमें एंगल की जानकारी नहीं होती, बट बिना एंगल के भी हमने आंसर ऑब्टेन किया। और एक बात समझ में आई हमें कि किसी भी एंगल से हम फेंकते वी नॉट स्पीड के साथ, हर इंस्टेंट पे, हर एक सिचुएशन के लिए जो ग्राउंड को हिट करने की स्पीड होगी वो कांस्टेंट होगी। ये जो v की वैल्यू आप देख पा रहे हैं, ये v की वैल्यू उस एंगल पे डिपेंड करेगी ही नहीं कि किस एंगल के साथ आपने पार्टिकल को थ्रो किया है। फॉर ऑल सिचुएशंस, फॉर ऑल एंगल, हमारे लिए क्या होगी, ग्राउंड को हिट करने की स्पीड सेम रहेगी। ये इस बात से, इस सवाल से हमको समझ में आ रहा है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब जो हमारा अगला सवाल है, इट इज बेस्ड ऑन द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए और अब तक हमने जो भी समझा, वो सब कुछ बेस्ड था ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब जो हमारे क्वेश्चंस हैं, दे आर बेस्ड ऑन द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब हम नॉन कंजर्वेटिव एंड एक्सटर्नल फोर्सेस के वर्क को कैसे निकाल सकते हैं, उसको लेकर के भी एनालिसिस करेंगे। मतलब इन सवालों में जो अभी हम देखेंगे, इन सवालों में एक्सटर्नल वर्क कर रहे होंगे, नॉन कंजर्वेटिव वर्क कर रहे होंगे, और उनके लिए हमें वर्क बताना होगा। तो मैंने आपको आज की क्लास में 3 बातें याद रखने को कही थी और कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको एक बार मैं यहां पर फिर से रिपीट कर रहा हूं। हमने क्या क्या सीखा कि अगर वर्क डन बाय ऑल पूछा जाए, इट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस ओनली पूछा जाए, इट विल बी माइनस डेल्टा यू। एंड अगर आपको वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल पूछा जाए, इट विल बी इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। और ये बातें हमने सीखी जिनको आपको बिल्कुल याद रखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, जो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। अब हमारा इस थर्ड सिचुएशन को लेकर के क्वेश्चंस रहेगा। ये जो आप देख रहे हैं वर्क डन बाय ऑल इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसको हमने सेकंड क्लास में कंप्लीट किया था, तब मैंने आपको वर्क एनर्जी थ्योरम सिखाया था। इस पर्टिकुलर इक्वेशन पे प्रॉब्लम सॉल्व हमने लास्ट क्लास में किया, याद करिए। लास्ट क्लास हमारी पोटेंशियल एनर्जी पे बेस्ड थी, और उस पर्टिकुलर क्लास में हमने सेकंड इक्वेशन पे काफी क्वेश्चंस किए। और आज की जो हमारी क्लास बेस्ड है, वो इस थर्ड इक्वेशन को लेकर के ही तो है। अब तक जो सवाल मैंने करवाए आज की क्लास में, उन क्वेश्चंस में एक्सटर्नल एंड नॉन कंजर्वेटिव के लिए वर्क 0 था, इसीलिए डेल्टा ई 0 थी, मतलब चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी 0 थी, और इसीलिए मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट थी। इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इसीलिए फाइनल मैकेनिकल एनर्जी के साथ इक्वल थी। बट अब हम ये देखेंगे कि अगर इन फोर्सेस का वर्क हो तो कितना होगा या किस तरह से निकाला जाएगा। तो आपको फाइनली करना क्या है कि अगर आपको नॉन कंजर्वेटिव एंड एक्सटर्नल के लिए वर्क निकालना हो, तो आप ये देख लीजिएगा कि कितनी हमारी इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी है, कितनी हमारी फाइनल मैकेनिकल एनर्जी है, और उन दोनों का डिफरेंस ले लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। बहुत आसान होता है। आपको इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी निकालनी है, फाइनल निकालनी है, दोनों का डिफरेंस ले लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जो हमारी चौथी क्लास है इस चैप्टर की, ये बेस्ड है हमारे इस थर्ड इक्वेशन के ऊपर। ठीक, तो करवाता हूं। देखो, पहला सवाल है, अ मैन पुल्स अ बकेट ऑफ वाटर स्लोली। यहां पर स्लोली का भी इंपॉर्टेंस है। स्लोली यहीं पर यूं ही नहीं लिखा हुआ है, इसका भी एक कारण है, इसका भी एक इंपॉर्टेंस है। फ्रॉम h मीटर डीप वेल, इफ द मास ऑफ द रोप इज स्मॉल m एंड मास ऑफ द बकेट फुल ऑफ वाटर इज कैपिटल M, फाइंड द वर्क डन बाय द मैन। तो यहां पर मैन ऑब्वियसली एक्सटर्नल है, वो खींच रहा है बकेट को एक कुएं से, है ना। और इसमें यहां पर हम मैन को एक एक्सटर्नल फोर्स मान करके, एक एक्सटर्नल एजेंट मान करके चल रहे हैं, और उसके लिए हमें वर्क बताना है। तो यहां पर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात नहीं हो रही, तो इसके लिए नॉन कंजर्वेटिव के लिए तो वर्क 0 है, बट एक्सटर्नल है यहां पर, क्योंकि तो यहां पर मैं लिख सकता हूं वर्क डन बाय एक्सटर्नल इक्वल्स टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। ठीक, नाउ अब क्योंकि हम बकेट को खींच रहे हैं स्लोली, इसका यह मतलब है कि हम बकेट की स्पीड में कोई बदलाव नहीं कर रहे, उस बकेट को धीरे 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 खींचा जा रहा है। और क्योंकि उसको एक ही स्पीड में हम खींच रहे हैं, तो हम यहां पे क्या कंक्लूड करेंगे कि उसके काइनेटिक एनर्जी में कोई बदलाव नहीं आ रही, हम उसके काइनेटिक एनर्जी को किसी भी तरह से नहीं बदल रहे,
और यहां पर हम उसके काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट ले सकते हैं। या फिर आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि स्लोली खींचने का ये मतलब है कि उसकी स्पीड नेग्लिजिबल है, स्पीड न के बराबर है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को हम यहां पर अगर नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। तो आप दोनों ही केसेस के थ्रू आप सवाल को समझ सकते हो। आप ये भी सोच सकते हो कि स्लोली खींचा मतलब धीरे धीरे एक ही स्पीड में खींचा तो डेल्टा के 0, या फिर हम स्पीड को नेग्लेक्ट किए तो काइनेटिक एनर्जी में नेग्लेक्ट हो गई। तो यहां अगर मैकेनिकल एनर्जी में बदलाव आया है तो किसकी वजह से आया होगा? तो ऑब्वियसली जो भी यहां पर मैकेनिकल एनर्जी में बदलाव आया है वो पोटेंशियल एनर्जी में बदलाव आने के कारण आया होगा, क्योंकि यहां पर हम डेल्टा के को 0 ले रहे हैं। परफेक्ट। तो यहां पर बस मुझे डेल्टा यू निकाल लेना है, मुझको प्रॉब्लम का आंसर मिल जाएगा। सुनाओ, मान लेते कि ये हमारा कुआं है और इस कुएं से हम बकेट खींच करके ऊपर की तरफ ला रहे हैं। तो क्योंकि यहां पर पोटेंशियल एनर्जी का रूल है तो हमको कहीं तो पोटेंशियल एनर्जी को 0 लेना होगा। तो एक काम करते हैं, हम ग्राउंड पे जो हमारा सरफेस है अर्थ का, वहां पर हम पोटेंशियल एनर्जी को ले लेते हैं 0 और इस स्ट्रिंग को खींचा जा रहा है एंड ऑब्वियसली स्ट्रिंग को खींच करके हम बकेट को ऊपर की तरफ लेकर के आ रहे हैं। तो सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए मैंने क्या किया है कि ग्राउंड पे मैंने पोटेंशियल एनर्जी को 0 ले लिया। ये मोस्ट कन्वीनियंट था मेरे लिए। ठीक, तो नाउ अब अगर आपसे मैं ये पूछूं कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, देन द आंसर विल बी 0। ना वाई 0? क्योंकि बकेट भी अब ग्राउंड पे आ गई है और पूरी स्ट्रिंग भी ग्राउंड पे आ गई है। तो क्योंकि पूरा मास ग्राउंड पे है तब मैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को ले सकता हूं 0 माइनस जो मेरे फॉर्मूले का पार्ट है। अब जो भी 0 रेफरेंस के नीचे होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी नेगेटिव। अब यहां पर कौन कौन नीचे है? तो यहां पर स्ट्रिंग भी नीचे है जिसकी हाइट हमें h गिवन है और h डेप्थ नीचे हमारी बकेट भी है जिसका मास हमें कैपिटल M गिवन है। परफेक्ट। तो हमको ये बताना है कि कितनी हमारी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी रही होगी। तो मैं अगर आपसे पूछूं बकेट की कितनी रही होगी, तो बकेट का जो मास है वो कैपिटल M है और इसका साइज इस h डेप्थ के कंपैरिजन में ना के बराबर होगा और उस हिसाब से इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस mgh। नाउ अब हम बात करते हैं इस रोप की। तो जो मेरी वर्टिकल रोप है जिसकी मदद से हम बकेट को ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा? माइनस। माइनस क्यों? क्योंकि रेफरेंस के नीचे मास कितनी होगी मेरी रोप की, दैट इज स्मॉल m। जी अपनी जगह पर रहना चाहिए एंड जो h होगी वहां पे मुझे लिखना चाहिए h/2। ना y h/2? अगेन द सेम रीजन, क्योंकि लंबी रस्सी है, रस्सी का हर मास अलग अलग हाइट पे है और इसीलिए रेफरेंस के लिए मुझको स्ट्रिंग के मिडिल पॉइंट को या बीचों बीच वाले पॉइंट को रेफर करना होगा, क्योंकि सेंट्रल पॉइंट से आधा मास ऊपर है एंड सेंट्रल पॉइंट से आधा मास नीचे है। सेंट्रल पॉइंट से आधा मास h/2 डेप्थ से कम में है और सेंट्रल पॉइंट से आधा मास h/2 डेप्थ से ज्यादा है। तो रेफरेंस के लिए हम कंपेंसेट करने के लिए सेंट्रल पॉइंट को रेफर करेंगे तो यहां पर आ जाएगा h/2। और फाइनली अगर मैं माइनस एंड मल्टीप्लाई करके gh को कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा? कैपिटल M प्लस स्मॉल m/2, जो इस सवाल का एकदम परफेक्ट आंसर है। और इस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ मास m is suspended by a string. Find the constant horizontal force required to displace it until the string makes an angle 45 degree with the vertical. All right, तो देखिए एक स्ट्रिंग से एक m मास की बॉडी को हमने सस्पेंड किया है। एक कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स, फोर्स कैसा है? कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का है एंड ऑल टाइम हॉरिजॉन्टल है। रिक्वायर्ड to displace it until the string makes an angle 45 degree with the vertical. तो एक कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाते गए, मतलब फोर्स इस तरह से लगाते गए और लगाते लगाते हमने इस स्ट्रिंग का वर्टिकल के साथ जो एंगल मेंटेन किया वो किया 45 डिग्री। तो बोलता है इस काम को करने के लिए हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। इस फोर्स F की वैल्यू बतानी है जो हमने यहां पर अप्लाई की है। तो फोर्स F को मैं यहां पर शो कर देता हूं। तो ये हमारा फोर्स F है जो हमने अप्लाई किया हुआ है और हमारे जो मास का वैल्यू है वो स्मॉल m हमें गिवन है। तो नाउ फाइनली अगर मैं देखूं तो मेरा जो मास है वो डिस्प्लेस हुआ है इस पर्टिकुलर वे में।
ये मेरी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू रही, करेक्ट। अगेन मैंने आपको वर्क क्या सिखाया था कांस्टेंट फोर्स के लिए, फॉर्मूला है एफ आर कॉस थीटा। नाउ अगर मैं आपसे ये पूछूं आर कॉस थीटा क्या होता है, तो ये बात भी मैंने आपको सिखाई है। मैंने कहा है दैट आर कॉस थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। या फिर अगर मैं आपसे एफ कॉस थीटा के बारे में पूछूं, तो एफ कॉस थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। याद करिए मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट भी सिखाया हुआ है वर्क एनर्जी पावर की शुरुआत में, और वहां पर हमने कंपोनेंट का भी इंटरप्रिटेशन समझा था कि कंपोनेंट का मतलब यहां पर क्या है, यहां पर आर कॉस थीटा क्या सिग्निफाई कर रही है या फिर एफ कॉस थीटा क्या सिग्निफाई कर रही है, इस बात को लेकर के हमने समझा था। तो क्योंकि मुझे वर्क निकालना है, तो वर्क क्योंकि करने के दौरान मेरा फोर्स कॉन्स्टेंटली हॉरिजॉन्टल था, बट डिस्प्लेसमेंट तो किसी और डायरेक्शन की तरफ आई है ना। तो मुझको इस डिस्प्लेसमेंट से कोई मतलब नहीं है, मुझे किस डिस्प्लेसमेंट से मतलब है, मुझे ये वाले डिस्प्लेसमेंट से मतलब है। इस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ही एक्चुअली में मेरी आर कॉस थीटा होगी, और यही डिस्प्लेसमेंट मुझे चाहिए। मेरा एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट तो ये आया था, बट मुझे आर कॉस थीटा चाहिए, एंड आर कॉस थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और क्योंकि फोर्स मेरा हॉरिजॉन्टल है, तो मुझे डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन को भी हॉरिजॉन्टल की तरफ ही लेना चाहिए, और यही मेरा आर कॉस थीटा होगा। तो अगर ये लेंथ आर कॉस थीटा है, तो ये लेंथ कितनी होगी, ये भी आर कॉस थीटा हो जाएगी, है कि नहीं। तो वर्क तो मुझे मिल जाएगा। खैर उसको लेकर के कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है, हम निकाल सकते हैं। तो फोर्स एफ मुझे बताना है। अब मुझे चाहिए किसकी वैल्यू, आर कॉस थीटा की वैल्यू, जो कि ये वाली लेंथ होगी। अब हमारी जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ को मैं मान लेता हूं एल। ये मान के चलते हैं कि हमारी स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो एल है, तो यहां से लेके यहां तक की भी लेंथ एल होगी, यहां से लेके यहां तक की लेंथ भी एल होगी, क्योंकि सेम स्ट्रिंग की बात हो रही है यहां पर। तो नाउ अगर ये एंगल 45 डिग्री है, तो एंगल के सामने वाला साइड कहलाएगा परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला साइड कहलाएगा हाइपोटेनियस। तो इस छोटे वाले ट्रायंगल में, इस राइट एंगल ट्रायंगल में, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो गया साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर कितना होगा, तो परपेंडिकुलर जो कि मेरे आर कॉस थीटा के बराबर है, आर कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर जो कि होगी हाइपोटेनियस इनटू साइन 45, और ये मेरी वर्क की वैल्यू मुझे मिल गई। लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर 1, जो कि मेरा आंसर आ गया। ये जो लेंथ आप देख रहे हैं, ये लेंथ है हमारी आर, ये लेंथ हो जाएगी आर कॉस थीटा, और ये लेंथ भी अकॉर्डिंगली आर कॉस थीटा होगी, जो इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंगली एल साइन 45 के बराबर है। डन। नाउ अब क्योंकि यहां पर एक्सटर्नल फोर्स ने वर्क किया है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगेन क्या होता है, हमने सीखा आज, दैट इज चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। और क्योंकि मुझको फाइनली बॉडी को यहां से लेकर के यहां तक डिस्प्लेस करवाना है, तो यहां पर भी बॉडी रुकी हुई थी, डिस्प्लेस कराते कराते यहां पर भी बॉडी फाइनली रुक गई। तो यहां पर किसी भी तरह से काइनेटिक एनर्जी का बदलाव नहीं हो रहा, और इसीलिए जो भी बदलाव हुआ है वो किसका हुआ है, वो पोटेंशियल एनर्जी का हुआ है। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी बदली है, न कि काइनेटिक, और इसके लिए डेल्टा एम ई की वैल्यू डेल्टा यू के बराबर हो जाएगी, और इसको मैं यहां पर लिख सकता हूं u2 माइनस u1। सो फाइनली एक काम ये भी करते हैं कि शुरुआत में जो मेरी इनिशियल पोजीशन थी, जो मेरा इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन था, वहां पर मैं पोटेंशियल एनर्जी को ले लेता हूं 0। शुरुआत में मैंने पोटेंशियल एनर्जी को 0 ले लिया है, तब उस हिसाब से u1 कितना हो गया, u1 की वैल्यू हो गई 0। अब मुझे क्या बताना है, u2। और क्योंकि रेफरेंस के ऊपर फाइनली बॉडी की मूवमेंट हुई है, क्योंकि रेफरेंस के ऊपर बॉडी का मूवमेंट हुआ है, तब पोटेंशियल एनर्जी बढ़नी चाहिए, और कितनी हो जाएगी, mgh। अब मुझे h की वैल्यू बतानी है। तो हाइट तो देखिए ना, यही तो मेरा हाइट h है। मेरी बॉडी पहले यहां पर थी, अब यहां पर चली आई, तो कितना ऊपर गई, जो हाइट की वैल्यू है यही तो यहां पे आपको h दिखाई दे रही है। तो क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ l है, तो जब मैं स्ट्रिंग की लेंथ से इस वाली सेक्शन की लेंथ को सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो मुझको h की वैल्यू मिल जानी चाहिए। तब इस ट्रायंगल में एंगल से लगी हुई साइड हो गई बेस, 90 के सामने वाली साइड होगी हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज कॉस थीटा, तो बेस कितना हो जाएगा, इट विल बी हाइपोटेनियस इनटू कॉस थीटा। तो अगर मैं फाइनली आपको h की वैल्यू पूछूं, तो h की वैल्यू बता दीजिए। यहां से लेके यहां तक स्ट्रिंग की लेंथ l हो गई, ये टोटल लेंथ हमारी जो आप देख रहे हैं, ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, और उससे मुझको l cos थीटा को सब्ट्रैक्ट करना है। सो l माइनस l cos थीटा, और cos 45 विल बी द वैल्यू ऑफ आवर हाइट h। और इस हिसाब से मुझको
वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स भी मिल गया। लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। तो फर्स्ट इक्वेशन से हमको ये पता चल रहा है कि हमारा वर्क है कितना इन टर्म्स ऑफ एफ आर कॉस थीटा, एंड सेकेंड इक्वेशन से हमें ये पता चल रही है कि इन टर्म्स ऑफ वर्क हमने कितनी एनर्जी बदली, और क्योंकि दोनों ही वर्क निकालने के ही फॉर्मूले हैं और क्योंकि दोनों ही सेम वर्क के एक्सप्रेशन है, मैं दोनों इक्वेशंस के आरएचएस को इक्वेट कर सकता हूं, एंड इन दैट रेस्पेक्ट मैं लिख सकता हूं एफ एल साइन 45 इक्वल टू एम जी। मैं सेकेंड इक्वेशन के आरएचएस से एल को कॉमन भी ले लूं तो यहां पर हो जाएगा 1 माइनस कॉस 45 डिग्री, इंप्लाइज दैट एल एंड एल दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगे। फाइनली f इंटू साइन 45 दैट इज 1/√2 इक्वल टू एम जी। एल तो फाइनली हमारा कैंसिल हो ही गया था और यहां पर रह जाएगा 1 माइनस साइन कॉस 45 जो कि 1/√2 हो गया। फाइनली अगर मैं √2 को आरएचएस में मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे आंसर मिल जाएगा। इस √2 को मल्टीप्लाई कर देना ताकि मुझे f की वैल्यू मिल पाए। सो फाइनली आंसर हो जाएगा mg इंटू √2 इंटू 1 बिकम्स √2, √2 इंटू 1/√2 बिकम्स 1, एंड यही इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर होगा। अ वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल सॉल्व करने आना चाहिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट को सिखा सकूं, आपको वो हर एक बात बता सकूं जो आपको जानना चाहिए, जो आपको समझना चाहिए, जिसके बाद आप फिजिक्स में एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दे पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 4 kg फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर एंड रीचेस विथ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड ऑन ग्राउंड। ऑल राइट, हाउ मच वर्क इज डन बाय एयर फ्रिक्शन। अब ये भी जो सवाल है आपको समझना है कि यहां पर एयर फ्रिक्शन है, और एयर फ्रिक्शन क्योंकि एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की कैटेगरी में आएगी, तब यहां पर कुछ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वर्क हुआ होगा। एंड हमने ये भी सीखा वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो होती है चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। और यहां पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, बॉडी को ग्रेविटी खींच रही थी अपने हिसाब से, एयर फ्रिक्शन का रोल था ग्रेविटी के साथ साथ। तो यहां पर क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो एक्सटर्नल फोर्स के लिए वर्क हम 0 ले लेते हैं। तो नाउ चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी ही हमारे फ्रिक्शन के लिए हुई वर्क होगी। तो देखिए सवाल क्या कह रहा है कि एक 4 kg की बॉडी को रेस्ट से रिलीज किया गया और वो जब गिरी, कितना वर्टिकल हाइट गिरी, 20 मीटर। तो 20 मीटर गिरने के दौरान जब वो ग्राउंड को हिट की तो हिट की विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो कहता है कि एयर फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया होगा, जो हमें बताना है। तो देखिए मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूं। इंप्लाइज दैट वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इक्वल्स टू, अब यहां पर अगेन काइनेटिक एनर्जी का भी रोल है, पोटेंशियल एनर्जी का भी रोल है, और इसलिए यहां पर मैं लिख सकता हूं डेल्टा एम ई मतलब फाइनल मैकेनिकल एनर्जी माइनस इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, जिसको मैं लिख सकता हूं K2 प्लस U2 माइनस K1 प्लस U1। परफेक्ट। नाउ अब हमको यहां पर हिट करने की स्पीड गिवन है, और इसीलिए हमारी फाइनल काइनेटिक एनर्जी हम निकाल सकते हैं, जो कितनी हो जाएगी, हाफ m की जगह में 4, v स्क्वायर की जगह में 100 प्लस। अब मुझको चाहिए पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू। तो अगेन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को आपको जहां 0 लेना है वहां 0 लो एंड प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो। तो चलो अपन ग्राउंड पे ही पोटेंशियल एनर्जी को 0 ले लेते हैं। ग्राउंड पे हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को 0 माना हुआ है, तो चलो U2 की वैल्यू फिर लिख देंगे 0 माइनस। अब शुरुआत में तो बॉडी को हमने रेस्ट से रिलीज किया था, तो शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, इट विल बी 0 प्लस शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो क्योंकि 0 रेफरेंस के वो 20 मीटर ऊपर है तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh। सो m की जगह में 4, g की जगह में 10 एंड h की जगह में पुट कर देंगे 20, और बस दोनों का डिफरेंस जो भी होगा वही करेक्ट आंसर होगा। तो देख लीजिए कितना आ रहा है। सो 4/2 बिकम्स 2, 2 इंटू 100 बिकम्स 200, जो कि मेरी फाइनल मैकेनिकल एनर्जी है। 4 इंटू 10 बिकम्स 40, 40 इंटू 20 बिकम्स 800। सो 200 माइनस 800 बिकम्स माइनस 600, और इसीलिए यहां पर
एयर फ्रिक्शन का जो भी वर्क होगा वो -600 जूल होगा, जो इस सवाल का एकदम परफेक्ट आंसर है। यहां पर नेगेटिव वर्क क्यों आया? क्योंकि एयर फ्रिक्शन ने बॉडी के काइनेटिक एनर्जी को कम किया है, अपोज किया है, या फिर एयर फ्रिक्शन लग रही होगी ऊपर, डिस्प्लेसमेंट आ रही थी नीचे, तो यहां पर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में रहने वाला एंगल 180 डिग्री है, और 180 डिग्री के लिए ऑब्वियसली वर्क होता है नेगेटिव, और इसलिए यहां पर आपको ये माइनस साइन दिखाई दे रहा है। आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। अ ब्लॉक इज रिलीज्ड फ्रॉम अ हाइट 1 मीटर एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम बी it will stop on the rough horizontal surface of friction coefficient mu equals to 0.2. All right. तो एक बॉडी को हमने 1 मीटर की हाइट से पॉइंट ए से रिलीज किया, तो ए से लेकर के बी तक की जो सरफेस थी वो थी स्मूथ, तब कोई फ्रिक्शन नहीं था, बट बी से लेकर के आगे की जो सरफेस है वो है रफ। तो कहता है कि हॉरिजॉन्टल सरफेस में जैसे ही वो एंटर करेगी, कितनी दूरी पे वो रुकेगी, कितनी दूरी पे जाकर के वो रुक जाएगी। सो हमको एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम बी, बी से हमको दूरी बतानी है जहां पर बॉडी जाकर के रुकेगी। तो मान लो बॉडी यहां पर आकर के रुक जाएगी, तो हमको बी से लेकर के रुकने तक की दूरी बतानी है, जिसको मैं मान लेता हूं चलो x, जो हमें बताना है। ठीक, तो मुझे x की वैल्यू बतानी है। अब a से लेकर के b तक क्या कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क हुआ है क्या? देन द आंसर विल बी नो। फ्रिक्शन है नहीं तो वर्क होगा नहीं, नॉर्मल है बट वर्क कर नहीं सकती क्योंकि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट में एंगल 90 है, तो कोई नॉन कंजर्वेटिव का वर्क रहा नहीं। कोई एक्सटर्नल है क्या? भैया नहीं है, वो ग्रेविटी के एक्शन में स्लिप हो रही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ए से लेकर के बी तक मैकेनिकल एनर्जी में नहीं बदलाव आया होगा। इसका यह मतलब है कि पॉइंट ए पे जितनी मैकेनिकल एनर्जी है उतनी मैकेनिकल एनर्जी पॉइंट बी पे भी होनी चाहिए, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो ए पे थी काइनेटिक एनर्जी 0 क्योंकि रेस्ट से रिलीज किया था, और मैं काम करता हूं ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी को 0 ले लेता हूं मेरी सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए, मेरे कन्वीनियंस के लिए। तो 1 मीटर के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? हो जाएगी m, g की जगह में मैं पुट करता हूं 10, एंड हाइट की वैल्यू दी है 1। सो फाइनली 10 m जूल हमारे ए से लेकर के बी तक मोशन के दौरान हमारे बॉडी की या फिर ब्लॉक की मैकेनिकल एनर्जी होगी। यहां तक की तो बात एकदम परफेक्ट है, और इसी मैकेनिकल एनर्जी के साथ वो पॉइंट बी पे एंटर करके आगे बढ़ना चालू की, एंड फाइनली क्या हुआ? वो जाकर के रुक गई। अब क्यों रुकी? क्योंकि बॉडी के स्लिप होने के दौरान फ्रिक्शन का रूल आ गया, फ्रिक्शन लगने लगी लेफ्ट की तरफ, बॉडी की डिस्प्लेसमेंट हो रही थी राइट की तरफ, एंड फाइनली बॉडी डिसिलेरेट होते होते रुक गई। अब हमने नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए वर्क क्या सीखा? हमने सीखा नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए वर्क होता है चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। यहां पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो खाली नॉन कंजर्वेटिव के लिए वर्क ही डेल्टा एम के बराबर हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं E2 माइनस E1। सो फाइनली बॉडी यहां पर आकर के रुक गई है ना, और ग्राउंड पे हमने पोटेंशियल एनर्जी को ऑलरेडी 0 लिया हुआ है, तो E2 की वैल्यू हो गई 0 माइनस पॉइंट बी पे हमारी कितनी मैकेनिकल एनर्जी थी? वो थी 10 m जूल के बराबर। तो मेरी E2 माइनस E1 की वैल्यू मुझे मिल चुकी है, जो कि वर्क बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। सो नाउ अब अगर मैं आपसे पूछूं वर्क निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो है FR cos थीटा। तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो फ्रिक्शनल फोर्स होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल फोर्स। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू हमें कितनी गिवन है? दैट इज 0.2, एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस में नॉर्मल फोर्स की जो वैल्यू होगी वो ग्रेविटेशनल फोर्स mg के बराबर होगी, और उस हिसाब से n की वैल्यू मैं लिख सकता हूं mg और m इंटू 10। तो ये मेरी होगी फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू। म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स बिकम्स फ्रिक्शन, तो ये F हो गया। अब चाहिए क्या मुझे? R cos थीटा। तो R जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है उसको मैंने माना हुआ है x, तो R की जगह में लिख दिया x, एंड फ्रिक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल है 180 डिग्री, तो ये हो गया मेरा F R cos थीटा। फ्रिक्शनल फोर्स म्यू इंटू n इंटू R cos थीटा मेरा वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव या फ्रिक्शनल फोर्स हुआ, जिसके कारण हमारे मैकेनिकल एनर्जी में कितना बदलाव आया? -10 m का, और यही हमारे वर्क डन बाय फ्रिक्शन थी। तो फाइनली बस सॉल्व करते ही हमको आंसर मिल जाएगा। तो यहां पर देखो जो जो कॉमन है आप कैंसिल कर दो, तो m एंड m ब्लॉक का मास कैंसिल हो गया,
cos 180 की वैल्यू -1 होती है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। सो फाइनली 10 एंड 10 को भी यहां पर हम कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या बच गया मेरे पास, यहां पर बच गया LHS में 0.2x एंड RHS में सब कैंसिल हो गए, मतलब बचा है 1। तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/0.2 दैट इक्वल्स टू 5 मीटर एंड 5 मीटर इस सवाल का एकदम परफेक्ट आंसर है। तो अब देखिए हमने किस तरीके से आज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के क्वेश्चंस किए एंड इवन हमने वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव एंड एक्सटर्नल फोर्सेस को भी फाइंड आउट करना सीखा। तो हमने यहां पर आपको ऑल फोर्सेस के लिए भी वर्क करना सिखाया, कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए भी वर्क करना सिखाया, एक्सटर्नल एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए भी वर्क करना सिखाया। और इसी के साथ आज की क्लास हमारी एंड होती है। एक आखिरी क्लास इस चैप्टर की बाकी है जो कि है टॉपिक हमारा मैकेनिकल पावर। एक लास्ट क्लास है जिसमें हम मैकेनिकल पावर के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हमारी चैप्टर एंड होगा। मैं बिल्कुल चाहूंगा कि आप मेरे हर एक क्लास को अटेंड करिए, नोट्स बनाएं और हर एक चीज को समझिए। कहीं पे अगर आपको डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट में बताइए, तब जाकर के मैं आपके प्रॉब्लम की तरफ कुछ सॉल्यूशन दे पाऊंगा। आज की मेरी क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।